चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द डे 3 ऑफ प्यारा प्यारा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आज तक हमने क्या पढ़ा, इसे हम पहले रिवाइज कर लेंगे पहले 10 मिनट में, ताकि हम ऐसा ना हो कि हम आगे आगे चलते जाए और पीछे की चीज़ें भूलते जाए। ठीक है, तो पीछे की चीज़ें भी हमको साथ लेके आगे आगे जाना है। तो हमने शुरुआत ये करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हमने देखा कि अलग अलग तरीके से कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो फिर हमने देखा कि उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे ज़रूरी है ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ चाहिए, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फिर हमने देखा कि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये देखो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने देखे, जिसमें था एग्रीमेंट चाहिए। और एग्रीमेंट के अंदर ही आप सब लोग जानते हैं अभी कि एग्रीमेंट मतलब ही क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फिर दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, कोई एक बंदा खुद के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, ये भी हमने देखा। फिर फ्री कंसेंट चाहिए। फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप चाहिए। अब फ्री कंसेंट चाहिए, इसका मतलब क्या कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तब इसमें कोर्जन नहीं होना चाहिए, अंडी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीजें देखिए, इसलिए मैं अभी इजीली उससे इसके साथ लिंक कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी ये भी हमने देखा था क्या क्या है। इसमें हमने एक चीज देखी कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेजर होना जरूरी है, माइनर नहीं होना चाहिए। फिर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग देखा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस देखा, और देखा कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वाइड, उसे एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी अपने जो एनिमी कंट्रीज है, अगर उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एनिमी कंट्रीज में रहने वाले किसी पर्सन के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड ही माना जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पहले से वाइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें देखी। फिर ये चार्ट जो है ना, हमें चार्ट देखते देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर ये देखने के बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें अभी अभी क्या कवर हो गया, अभी ये मैं मिटा देता हूँ, वापस हम देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लिए, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख लिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिया। हमें अभी अभी क्या करना है, थोड़ा सा और चैप्टर के अंदर जाना है। ठीक है सर, अभी अभी हम बाहर ही खेल रहे हैं क्या? हाँ, अभी अभी हम बाहर ही खेल रहे हैं, अभी और थोड़ा सा अंदर जाना है। ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी चीजें होना जरूरी है, एक एग्रीमेंट होना जरूरी है और एनफोर्सिबिलिटी होना जरूरी है। तो हम आज देखने वाले एग्रीमेंट के जो अंडर है, जिसे हम ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बोलते हैं, जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है तब एग्रीमेंट बनता है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले, मतलब क्या, आज हम डिटेल में विस्तार से पढ़ेंगे ऑफर के बारे में। पूरा आज का डिस्कशन होगा ऑफर के बारे में। हाँ, अगर टाइम मिलता है, टाइम रहता है बाकी, तब हम एक्सेप्टेंस की कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि टाइम बचेगा, ऑफर में ही अपना सारा टाइम जाएगा। या ये भी हो सकता है शायद कल का कुछ समय 10-15 मिनट 20 मिनट ऑफर के लिए जाए। ठीक है, ऑफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रूल्स है, वो हम देखने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं कि काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स मतलब क्या, टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के ऑफर होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। फिर हम देखने वाले इसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल मतलब ही क्या, ऑफर, दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कि ऑफर तो मुझे करना है, पर क्या क्या लीगल तरीके हैं कम्युनिकेशन के। क्या मैं व्हाट्सएप पे ऑफर कर सकता हूं और उसका अगर मैसेज सामने से आया, क्या ये माना जाएगा कि एग्रीमेंट हुआ है? क्या ये सही कम्युनिकेशन का जरिया है? समझो किसी एक्ट में लिखा होगा कि इसके जो ऑफर है ये आपको लेटर से पोस्ट में डाल के भेजनी पड़ेगी, अगर ये मैंडेट है, पर आपने ईमेल से भेज दी और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो क्या कोर्ट इसे मानेगा कि आपने ऑफर सही तरीके से कम्युनिकेट करी? नहीं मानेगा, क्योंकि किसी और एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि ये लेटर इन हैंड राइटिंग से पोस्ट ऑफिस से, मतलब पोस्ट से जाना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है, अब वो हो गया स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट ऑलवेज
ओवरराइड द जनरल एक्ट। ठीक है, ये तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन का तरीका क्या होता है ऑफर में, ऑफर कैसे कम्युनिकेट करी जा सकती है। फिर हम आने वाले एक्सेप्टेंस पे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे, ऑफर के बारे में। ठीक है, चलो मुझे एक बताओ, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म होने के जो टाइप्स देखे, कॉन्ट्रैक्ट जैसे बनता है फॉर्मेशन के हिसाब से, हमने कल पढ़ा था क्या क्या टाइप्स है कॉन्ट्रैक्ट्स के फॉर्मेशन के हिसाब से। एक तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। तो क्या ऑफर भी ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है? क्या उसको स्पेसिफिक कंडीशन दी है कि ऑफर रिटर्न में ही होनी चाहिए, ऑफर ओरल ही होनी चाहिए? नहीं, ये भी ओरल हो सकती है या रिटर्न हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में ही जब ओरल या रिटर्न में हो सकता है तो ऑफर तो बहुत छोटी सी चीज है, ऑफर से तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो ऑफर के भी जो टाइप्स हमें पढ़ना है, इसमें भी 3-4 टाइप्स ऐसे ही है। देखो, काइंड्स ऑफ ऑफर, थोड़ा हम नीचे आते हैं। मतलब देखो, ऑफर यहां से चालू होता है, प्रपोजल ऑफर ये यहां से। पर पहले थोड़ा नीचे आते हैं। कल इस 4 पॉइंट का थोड़ा डिस्कशन हुआ, आज मैं और एक बार एक्सप्लेन करूंगा ये 4 पॉइंट धीरे धीरे। काइंड्स ऑफ ऑफर, अब ऑफर कैसे देते हैं, ऑफर कैसे बनती है? तो एक तो कि एक्सप्रेस ऑफर हो सकती है। एक्सप्रेस ऑफर मतलब क्या, कि जैसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था, सेम वैसे कि वैसा ही है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, या ऑफर इंप्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, मतलब मैंने वो लगेज उठाया तो अपने आप में इंप्लाइड ऑफर दे दी कि मैं आपका लगेज उठाऊं, तो आप बोलोगे हाँ, ये सारी चीजें होती थी तो उसे एक्सप्रेस बोलते थे। पर ये तो अब इंप्लाइड हो गया कि मैंने आप कुली हूं, मैंने आपका लगेज उठाया, मतलब एज गुड एज क्या होगा, मैंने आपको इंप्लाइड ऑफर दे दी। फिर ऑफर किसको करी जाती है, किसको करी जाती है ऑफर? तो दो लोगों को ऑफर करी जाती है। दो लोगों मतलब दो टाइप्स के ऑफर है। एक तो होती है स्पेसिफिक ऑफर, एकदम कि मैंने ए नाम के पर्सन ने बी नाम के पर्सन को ऑफर किया, एकदम स्पेसिफिक है। तो सी उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफर किसने करी, ए ने करी। किसको करी, बी को करी। फिर सी बीच में क्यों आएगा? ठीक है, एक होती है जनरल ऑफर, जो पब्लिक के लिए खुली होती है, कोई भी आए एक्सेप्ट कर ले। ये दो टाइप्स के ऑफर्स होते हैं, इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो हेडिंग लिखो, इसे छोटा करके ऊपर भेज देंगे। लिखो, प्रपोजल ऑब्लिक ऑफर। इसमें लिखो इसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल्स। कल मैंने आपको इसका बेसिक ओवरव्यू दे दिया था, क्या क्या इसेंशियल्स, और डेफिनेशन मैंने इसकी बहुत अच्छे से समझाई थी। हम वापस एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, कोई एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी इच्छा जताता है, क्या करता है, जताता है। अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू, उसकी जो इच्छा है करने की, या उसकी इच्छा है, उसने सामने वाले पर्सन ने कुछ चीजें ना करने की। मतलब क्या, टू डू और टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू। वो ऑफर कर रहा है, पर किस इंटेंशन के साथ कर रहा है, कि वो बंदा ना बोलेगा ऑफर को, नहीं, वो इस इंटेंशन के साथ ऑफर कर रहा है कि सामने वाली जो पार्टी है उसे यस बोलेगी, ये उसे एक्सेप्ट करेगी। अगर ये इंटेंशन से हो रहा है तो इसे ऑफर बोला जाता है। यस और नो? ओके। तो फिर इसेंशियल ऑफ प्रपोजल्स में हम पहला टॉपिक आता है
द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज ऑफर और प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर। जो भी बंदा ऑफर कर रहा है इसे ऑफरर भी बोल सकता है या उसे क्या बोला जाता है, प्रोमिसर। ओके, नीचे वही दिया है, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड एज ऑफरी। मतलब मैं ऑफरर हूं, मैंने ऑफर दी है, मैं प्रोमिसर हूं, मैं प्रॉमिस मांग रहा हूं, और आपने प्रॉमिस कर दिया, तो आप कौन बने, ऑफरी या प्रॉमिसी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो पर्सन प्रॉमिस को हाँ बोल रहा है या ऑफर को हाँ बोल रहा है उसे हम प्रॉमिसर बोलेंगे, नहीं। प्रॉमिसर वो बंदा है जिसने ऑफर दी होगी। प्रॉमिसर कौन है, जिसने ऑफर दी होगी। ऑफरर कौन है, जिसने ऑफर दी होगी, जिसके सामने OR लग रहा है उस बंदे ने किया, ठीक है, ऑफरर। ओके, फिर जिसने एक्सेप्ट किया उसे क्या बोलेंगे, ऑफरी या प्रॉमिसी। ओके, सेकंड चीज जो है वो है, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब क्या, मैं ऑफर कर रहा हूं, मैंने तुझे बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ, वो आ गया, मैं बोलूंगा भाई मेरी एक ऑफर है, वो बोलेगा क्या ऑफर है, मैं बोलूंगा पता नहीं पर ऑफर है तो एक्सेप्ट कर। वो बोले पहले बता तो क्या ऑफर है, मैं बोलूँ नहीं तो एक्सेप्ट कर। ऐसा जमेगा क्या, नहीं। तो उसको क्लियर कट बोलना पड़ेगा कुछ क्या ऑफर है, ऑफर किसके बारे में, कुछ करने के लिए ऑफर है या कुछ ना करने के लिए ऑफर है। ओके, यही लिखा है। फिर थर्ड पॉइंट आता है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था मॉल का, भाई शर्ट लगा हुआ है, इस पे प्राइस लिखे हुए हैं 899, क्या उस शॉपकीपर ने आपको ऑफर दे दी कि आओ ये परचेस करो, इसे ऑफर नहीं बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, इनविटेशन टू ऑफर। मैंने आपको कल एक उसका इनविटेशन टू ऑफर समझाया भी थोड़ा सा, और उसका जो बेयर एक्ट है पैराग्राफ है उसमें भी हमने रीड किया था कल। इसे क्या बोला जाएगा, ये। अनदर एग्जांपल जो बुक में भी दिया है वही मैं आपको देता हूं। समझो कि आप और आपकी दोस्त गर्लफ्रेंड, जो आप मानते हो अंदर से कि वो है पर आपको पता भी नहीं है, बहुत बार होता है ना ऐसे। आप बैठे हुए हो, आप ऐसे ही गार्डन में बैठे हुए और आपने बोल दिया कि अरे 2022 तक मुझे शादी करने की इच्छा है, ठीक है। तो क्या आपने ये उसको ऑफर दे दी, या उल्टी केस ले लेते हैं, उसने आपको बोला कि 2000, मतलब अभी तो क्या चल, बुक में एग्जांपल है, तो अभी क्या चालू है 2026, मैंने ऐसा बोल दिया 2028 तक मुझे शादी करनी है, तो क्या आपके गर्लफ्रेंड ने आपको ऑफर दे दी, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत ये चीज, बिल्कुल उसने ऑफर नहीं दी है। इसमें क्या आपको बोला है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, क्या आप मुझसे शादी करोगे, इसे ऑफर बोला जाएगा। उसने सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि 2028 तक मुझे शादी करनी, तो उसे ऑफर मत समझ बैठना, नहीं तो क्या हो जाता है, मुश्किलें खड़े हो जाती है आगे। यस और नो, ठीक है। तो यही एग्जांपल पढ़ लो, वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय एंड ऑफ 2022, जो मैंने पहले ईयर बोला था, बुक का ईयर है, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर। Thus, if in the above example a further adds will you marry me, it will constitute an offer। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज को ऑफर बोलना है, कौन सी चीज को ऑफर नहीं बोलना है। यस और नो। देखो, लॉ पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको जीवन के अलग अलग ढंग भी पढ़ा रहा हूं। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। इसी का मतलब क्या है, जो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था, ऑफर किस चीज के लिए होती है, कुछ करने के लिए होती है या तो कुछ नहीं करने के लिए होती है। कुछ टू डू के लिए होती है, मतलब कुछ करना, या फिर एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ नहीं करने के लिए भी ऑफर दी जाती। सर कुछ नहीं करने के लिए ऑफर दी जाती मतलब क्या, चलो, ए और बी दो बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत एकदम जिग्गे यार थे, जिग्गे यार। दोनों
डांस बहुत अच्छे से कर सकते थे, पर ए हमेशा प्राइज मेडल जीतता था और बी हमेशा सेकंड नंबर पे आता था। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी है कि ए और बी को टक्कर देने वाला कोई नहीं था इस दुनिया में, पर ए हमेशा फर्स्ट आता था, बी हमेशा सेकंड आता था। इस बार भी कंपटीशन अरेंज हो गई। बी को लगा ए तो हमेशा फर्स्ट ही आता है, अल्फाबेट्स में भी ए फर्स्ट ही आता है, इसे उससे बहुत नाराजगी हो। वो बोला अल्फाबेट्स में तो देखो ये फर्स्ट ही आता है, इसे तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता, पर हां डांस में मुझे फर्स्ट आने के चांसेस दिख रहे हैं। पर तो सी आके बोलता है अरे तेरे चांसेस दिख रहे हैं, मतलब कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ए तो हमेशा फर्स्ट आता है। तो बी बोलता है भाई मैं ए को इस बार ऑफर दूंगा कि तू इस डांस परफॉर्मेंस में, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही मत कर, आई मत। अगर ए आता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली भी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और उसे प्राइज मिलेगा। अब ये ऑफर ना बी ए को जाके देता है, बोलता है भाई मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूं, तुझे कुछ चीजें करनी पड़ेगी, मेरी ऑफर है। उसने पूछा कुछ करनी है या ना कुछ ना करनी है, मतलब बोला जान दो छोड़, क्या ऑफर है वो बोल। फिर उसने बोला भाई मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूं, जो तू मांगेगा वो देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ मेरे लिए क्या कर, तू स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही मत कर। बोलता है तो वही तो मैंने बोला था कि कुछ करने के लिए है या कुछ नहीं करने के लिए है। आया समझ में? तो ये क्या हो गया, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ऐसी ऑफर उसने दे दी। यही एग्जाम्पल भी आपके किताब में है, ये आपकी किताब का ही एग्जाम्पल है। इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ड्राफ्ट किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। इसलिए किताब के ही एग्जाम्पल उठा के आपको समझाना, कोई अलग चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ मन के एग्जाम्पल ले लो, क्या जरूरत है, किताब में इतने अच्छे एग्जाम्पल्स है। और आपको जब बाद में आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे बुक, तो आपको फटाफट क्लिक हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल भी मैंने यही दिए, तो आपके दिमाग में भी यही सारी चीजें छपी हुई है। यस और नो? ओके। तो देखो नीचे क्या है, व्हेन ए आस्क बी आफ्टर, ये यहाँ पे, अच्छा ये एग्जाम्पल कहीं और जगह पे होगा कि डांस इसमें मत आ, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल हम देख लेते 38 वाला। When A asks B after his car meets with accident with B scooter not to go to the court and he will pay the repair charges to B for the damages to B scooter, it is act of not doing or abstinence. Okay, इसी का मतलब क्या है कि A ने ए बी की स्कूटर लेके गया और एक्सीडेंट हो गया बी की स्कूटर के साथ। अब बी बोलता है ए को कि मैं तुझे रिपेयर चार्जेस तो दे दूंगा, पर तू कोर्ट में मत जा। इसी का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं करने की ऑफर दे दी, ठीक है। अब ये चार चीजें समझ में आ गई बहुत अच्छे से। तो हमने अभी अभी देखा कि काइंड्स ऑफ ऑफर क्या होती है। काइंड्स ऑफ ऑफर में हमने दो चीजें देखी। देखो ऑफर के दो पिलर्स आएंगे। ये ऑफर का होगा स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ऑफर जन्म लेगी। ऑफर का जन्म कहां से होगा, यहां से होगा। फिर ऑफर किसी को तो भी दी जाएगी, मतलब ये ऑफर कहीं तो भी जाके एंड होने वाली, रुकने वाली, किसी के तो भी पास जाएगी। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ऑफर का अंत होगा, यहाँ पे, यहीं पे ही ऑफर का जो ट्रैवलिंग था वो खत्म हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट में ऑफर के क्या बोलेंगे कि ऑफर कैसे जन्म लेती है। ऑफर कैसे जन्म लेती है, तो ऑफर का जन्म लेने के दो टाइप्स है। एक तो है एक्सप्रेस, जो बोल के होगा, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, इंप्लाइड होगा। ये दो चीजें आ गई। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी दो चीजें। एक्सप्रेस मतलब क्या, कि आपने ऑफर दी है, एक्सप्रेस की है, ऐसा आपने एज्यूम नहीं किया है कि ये तो चीज इंप्लाइड हो गई, मुझे बोलने की क्या जरूरत है, कुछ करने की क्या जरूरत है, ये तो मैंने नहीं नहीं। एक्सप्रेस ऑफर मतलब आपने कुछ तो भी किया है जिससे सामने वाले को ये कम्युनिकेट हो जाए। अब ये कैसे हो सकता है, एक तो ओरल हो सकता है या तो रिटर्न हो सकता है, और इंप्लाइड
का तो इम्प्लाइड का तो मैंने एग्जांपल बहुत पहले ही दिया है आपको, कुली का, वही याद रखना है। फिर एंड में क्या होगा, ये देखा जाएगा कि ऑफर किसको दी है, टू हुम द ऑफर इज गिवन। तो एक तो हो सकता है कि ऑफर किसी स्पेसिफिक बंदे को दी है या किसी स्पेसिफिक ग्रुप को दी है। तो जब ऑफर किसी स्पेसिफिक बंदे को दी जाती है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को दी जाती है, तो कोई तो भी अलग जिसे ऑफर हमने कम्युनिकेट ही नहीं की है वो उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। देखो यही चीज नीचे टाइप्स ऑफ ऑफर में आने वाली है। ये क्या है, काइंड्स ऑफ ऑफर के भी टाइप्स है उसमें देखना है, इसलिए हर चीज को बहुत शांति से और ध्यान से सुनो। मतलब ए ने बी को ऑफर दी कि मुझे कार बेचनी है क्या, तो मेरी कार परचेस कर लेगा। ये ऑफर किसको दी, बी को दी। ये चीजें सी ने सुनी। अब सी बी के घर जाने के बाद ए के पास आता है और बोलता है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। तुमने ऑफर दी, मैंने एक्सेप्ट करा, तुमने ऑफर दी, मैंने एक्सेप्ट करा, तो ऑटोमेटिकली हम एग्रीमेंट पे आ गए। अब इस एग्रीमेंट हमारे बीच में बना, तो क्या यह बात सही है? तो ए इससे बोलेगा नहीं भाई, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मैंने उसमें यह भी चीज पढ़ी है कि मैंने जो ऑफर बी को दी थी यह स्पेसिफिक ऑफर है, ना कि जनरल ऑफर है। तो इसे एक्सेप्ट करने का राइट सिर्फ उसी पार्टी के पास है, सिर्फ उसे बंदे के पास है जिसको मैंने ऑफर कम्युनिकेट करी। ठीक है, वही एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसमें मैंने दो चीजें बोली अभी क्या, अभी आपने नोटिस किया होगा, तो एक तो बोला कि ये ऑफर जनरल ऑफर नहीं है, मतलब क्या, जनरल ऑफर भी अपने को पढ़ने की है। फिर मैंने ये क्या बोला, दूसरी चीज सोचो, चलो जान दो, आप सोचते रहो। तो कहां पे थे हम, कि जो स्पेसिफिक ऑफर है वो सिर्फ स्पेसिफिक बंदा ही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो एंड में दो टाइप्स लिख लो यहां पे भी। एक तो हो सकती है स्पेसिफिक ऑफर, या तो हो सकती है जनरल ऑफर। अच्छा, ये यूनिट होने के बाद इसके मैं रिवीजन लूंगा, रिवीजन का एक अलग से वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। पर पहले ये यूनिट खत्म होने दो, इसके बाद क्रिस्प बनाएंगे, उसे हम चार्ट के साथ बनाएंगे, डायग्राम उसमें बनेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। अभी फोकस करो सिर्फ पढ़ने का। यस, अच्छा, अब ना, चलो अब मेरे साथ कुछ चीजें डिस्कस करो। अब आप अपने आप को एक जज की भूमिका में रखो। किसकी भूमिका में रखो, जज की भूमिका में रखो। मैं आपके सामने फैक्ट्स दूंगा। फैक्ट्स मतलब क्या, एक केस स्टडी दूंगा जिसे आपको एनालाइज करना होगा और डिसीजन देना होगा। आप जज हो, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उतने इस पे आप डिसीजन देने के काबिल हो। ठीक, जो भी आएगा ऑनेस्टली डिसीजन दो, जो भी आएगा कमेंट में लिखो ऑनेस्टली। अगर गलत होता है तो भी रहने दो, मैं उसको रिप्लाई दूंगा कि क्यों गलत है, ऐसा ना। ठीक है, चलो ये देखो, ये कंपनी है, कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। यहाँ पे छोटे छोटे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं। यहाँ पे इनके टेबल्स है, इनका रिसर्च चालू है। ओके, इनका रिसर्च चालू है। उन्होंने एक दवाई की खोज करी। ये बहुत पुरानी केस है, केस लॉ है जो हुए वाली है। ये मैं से एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, ये केस लॉ है, केस स्टडी नहीं है। केस स्टडी मतलब होता है कि एग्जांपल्स जो मन से भी बनाए जा सकते, पर केस लॉ होता है जो एक्चुअल कोर्ट में हुआ था। ये एक्चुअल कोर्ट में हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ से हमने शुरुआत करी।
कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी बोल के कंपनी थी जो मेडिसिन बनाती थी। तब इन्फ्लुएंजा कोल्ड ये बहुत ज्यादा हुआ करते थे सब लोगों के बीच। तो कंपनी ने सोचा कि हम ऐसी दवाई बनाएंगे जिससे लेने के बाद इन्फ्लुएंजा बिल्कुल नहीं होगा। तो इनको इस चीज की मार्केटिंग करनी थी। तो उन्होंने एक फंडा लाया कि हम इसको पेपर में दे देंगे। अच्छा सर, पेपर में तो बहुत सारे एडवर्टाइज आ जाती है, फिर लोगों को अपने एडवर्टाइज के बारे में हम कैसे मतलब अट्रैक्ट करें, उनको ये कैसे दिमाग में छप जाएगी कि हाँ ये दवाई हमें लेनी है। तो उन्होंने लिख दिया कि ये दवाई लेने के बाद आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, बिल्कुल भी कोल्ड नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा। अगर हो गया तो हम आपको यूरो 100 यूरो दे देंगे। तो हम आपको क्या करेंगे, 100 यूरो दे देंगे। अब एक कार्लिल नाम की एक वुमन थी जिसने ये एडवर्टाइज पढ़ी, उसको बहुत अच्छी लगी। तो उसने जाके वो दवाई ली, दवाई कंटिन्यूस लेना शुरू ही था, फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। फिर वो कंपनी के पास गई, ठक 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 कंपनी के दरवाजे खटखटाए, बोले कि मैंने आपकी दवाई ली थी, जैसा भी आपने डायरेक्शन दिया था सेम उसी डायरेक्शन के तहत दवाई ली। अब आप तभी भी मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ तो आप क्या करो ना, मुझे 100 यूरो दे दो। कंपनी बोली कि हमने तो आपको ऑफर इस चीज का दिया ही नहीं था, हम आपको $100 क्यों देंगे, 100 यूरो क्यों देंगे। तो ये जो वुमन है ये गई कोर्ट में। अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने फिर समन भेजा कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी को और बुलाया। बोले कि ये क्या कह रही है कि आपने तो पेपर में लिखा था कि अगर हमारी दवाई लेने के बाद भी अगर इन्फ्लुएंजा होता है, कोल्ड होता है, तो हम आपको यूरो 100 यूरो दे देंगे। आपने उसको दिए नहीं, क्यों नहीं दिए। तो कंपनी वाले ने ये बोला कि सर सबसे पहली चीज तो यह है कि हमने उस वुमन को यह ऑफर दी नहीं थी, हम तो इसे जानते भी नहीं है, हमारे टीम में कोई भी इस वुमन को जानता तक नहीं है, तो हम कैसे इसे ऑफर दे सकते हैं। और सेकंड चीज यह है कि हमने ये मार्केटिंग के लिए दी थी, ये हमारा मार्केटिंग फंडा था, ये कुछ ऑफर नहीं थी। हमने नहीं बोला था कि आप दवाई लो, हमने सिर्फ इतना बोला था कि दवाई लेने के बाद अगर किसी को कुछ हो जाता है तो हम यूरो 100 दे देंगे। तो कंपनी ने कोर्ट ने चिल्लाया कंपनी के ऊपर। कोर्ट ने बोला क्या आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा था क्या आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं जानते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि ऑफर को स्पेसिफिक होना मैंडेटरी नहीं है, या किसी जिससे हम ऑफर दे रहे हो हर हर बंदे को जाके बोलना कि ये ऑफर है, ये भी नहीं है। ये जनरल ऑफर भी हो सकती है कि आपने पेपर में लिख दिया, अब ये जनरल ऑफर की कैटेगरी में आता है और जनरल ऑफर को भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है। आपने खुल्लम खुल्ला पब्लिक के लिए ऑफर लिख के दे दी कि अगर कोई भी इस दवाई का सेवन करता है उसके बाद भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा होता है तो हम 100 यूरो देने के लिए तैयार हैं। और ये ऑफर पढ़ के, ये ऑफर सुन के उस महिला ने दवाई खरीदी। फिर उसको ये होगा, इसका ही मतलब क्या है, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट कर लिया तो आप अपने आप एग्रीमेंट में आ गए, एग्रीमेंट में बंध गए। तो इसलिए आपको उसे कॉम्पनसेशन देना ही होगा। यस और नो, समझ में आया जनरल ऑफर क्या है। तो आप बोलोगे सर ये आपने बोला तो फिर वो क्या था मॉल वाला। सोचो जरा, अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया होगा तो मैं डालता हूं, तो सोचो मॉल वाला, उसने तो ऑफर एक्सेप्ट कर दी थी। सोचो 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 सोचो। अरे सोचना क्या है भाई, अगर वो बंदा मॉल वाला लिख देता था कि ये शर्ट 899 का है, जिससे आना है आओ खरीद के लेके जाओ, मैं देने के लिए रेडी हूं, तो बोल सकते थे ये जनरल ऑफर है। उसने तो सिर्फ लिख दिया था मॉल के इस पे 899 को है। जैसे मानो मुझे मेरी कार बेचने की इच्छा है, बहुत सारे लोग पूछने को आए कि ये ऑफर, ये आपकी कार कितने रुपए की पड़ेगी, आप कितने में बेचना चाहोगे। मैंने बोला मैं 1.5 लाख में बेचना चाहता हूँ, मैं 1.5 लाख में बेचना चाहता हूँ, मैं 1.5 लाख में बेचना चाहता हूँ।
फिर एक बंदा आया, वो बोलता है सर मैंने आपके ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और मुझे कार खरीदनी है। अब क्या, अब अगर मेरा डिसीजन हुआ होगा कि मुझे नहीं बेचनी है एक दिन पहले, तो क्या मुझे बेचना कंपलसरी है? नहीं ना, क्योंकि मैंने ये तो नहीं बोला जिस जो जो चाहिए उसे आइए एक्सेप्ट करिए, 1.5 लाख रुपए दीजिए और कार लेके जाइए। अगर ये मैंने बोला होता तो इसे बोला जाता कि पब्लिक में ऑफर दे दिया, फिर आप कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। ये क्या, सिर्फ मुझे बेचनी है 1.5 लाख में। अब आप में से कोई आओ बोलो कि मैं 1.5 लाख में खरीदना चाहता हूं, फिर आप ऑफर दो, तो फिर मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा कि ओके मैं आप 1.5 लाख में बेचने के लिए तैयार हूं। मतलब मैं जो बोल रहा हूं कि मुझे कार 1.5 लाख में बेचनी है, कार 1.5 लाख में बेचनी है, ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है कि आप आओ, आप आओ, मुझे ऑफर दो। इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप आओ मुझे ऑफर दो, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, फिर आप आए बोले कि मुझे 1.5 लाख में खरीदनी है, मैं चाहता हूं खरीदना, फिर मैं बोला हाँ ठीक है मैं आपको ये कार बेचने के लिए रेडी हूं, तो एक्सेप्टेंस हो गया, तो हम एग्रीमेंट में बंध गए। आया समझ में क्या डिफरेंस है जनरल ऑफर का है उसके बीच का? यस और नो? और एक एग्जांपल ले लेते, जो बुक का ही एग्जांपल है, पर ये जनरल ऑफर के ही नीचे दिया है कि नहीं पता नहीं है, पर बुक का ही एग्जांपल है, बहुत स्वीट सा एग्जांपल है। एक फैमिली थी, रिच फैमिली, उनका कुत्ता गुम हो गया। अब कुत्ते से लगाव इतना लगाव था कि उन्होंने बोला जो भी हमारा कुत्ता लेके आएगा, जो भी हमारा कुत्ता लेके आएगा उसे हम $1000 देंगे। क्या देंगे? $1000 देंगे। अब एक एक बंदे को वो कुत्ता मिला, वो दौड़ते 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 आया, बोला कि ये लीजिए आपका कुत्ता। वो बोले थैंक यू थैंक यू। बोले $1000 निकालो, $1000 मैं कुत्ता लेके आया हूं। वो बोले नहीं नहीं, मैंने आपको थोड़ी बोला था स्पेसिफिक ऑफर, मैं तो स्पेसिफिक आपको थोड़ी बोला था कि आप कुत्ता ढूंढ के लेके आओ तो मैं 1000 दूंगा। देखो ये ऑफर तो पब्लिक के लिए थी। क्या लिखा था? जिसे भी कुत्ता मिलेगा, जो भी कुत्ता लेके आएगा इस उसे हम $1000 देंगे। तो बंदा लेके आया, इसी का मतलब क्या, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर दी, और एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था उसने फुलफिल कर दिया। ओके यस, तो ये क्या हो गया? जनरल ऑफर थी। क्या लिखा है जनरल ऑफर में? पढ़ो, अब थोड़ा सा बेयर एक्ट पढ़ो। जनरल ऑफर, it is an offer made to public at a large and hence anyone can accept to do desired act। कोई भी कर सकता है, जैसे कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस हमने अभी डिस्कस किया। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, anyone performing the condition of the offer can be considered to have accepted the offer। anyone कोई भी उस ऑफर में जो भी कंडीशन लिखी है, अगर उस कंडीशन को पूरा करता है तो ये माना जाएगा कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इसलिए क्या लिखा है? एट एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन द ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर until the general offer is retracted or withdrawn। जनरल ऑफर retracted और withdrawn, इसी का मतलब क्या है? ये ऑफर तब तक वैलिड रहेगी जब तक कि मैं उसे विड्रॉ ना कर लूं। यानी ये चीज क्या हो गई कि मैंने बोला कि कुत्ता घूम गया, जो भी कुत्ता लेके आएगा उसे $1000 दे दूंगा। अब 3 महीने हो गए, कुत्ता मिला ही नहीं। अब मैंने ऑफर छोड़ दी, कैंसिल कर दी, पर मैंने ये किसी को बताया ही नहीं। मैंने मन में सोचा कि अभी ऑफर नहीं रही, ये ऑफर मैंने बंद कर दी। फिर चौथे महीने में एक बंदा लेके आया, तो अब मैं उससे बोल सकता हूं क्या कि मैंने तो ऑफर तो क्या कर दी, विड्रॉ कर दी? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये एक्सप्रेसली कन्वे करना पड़ेगा पूरे पब्लिक को। जैसे ही मैंने पहले ऑफर पब्लिक को कन्वे करी थी, वैसे ही कन्वे करनी पड़ेगी कि अब मैं इस ऑफर से विड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है? इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम एज इट इज कंटिन्यूइंग ऑफर, कभी भी एक्सेप्ट कर सकता है। वही केस है यहाँ पे। इन दिस फेमस केस, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज इन सेवरल न्यूज़पेपर्स दैट रिवॉर्ड ऑफ €1,100 है, €100
would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the Carbolic Smoke Ball Company. According to the printed direction, one lady, Mrs. Carlyle, used the smoke balls as per the direction of the company and even then suffered from influenza. Held the cold, she could recover the amount as by using the smoke balls. She had accepted the offer. Yes or no? Yes. चलो, और हम और एक केस डिस्कस करेंगे. अब ये केस के नाम मैं अलग लिखूंगा जो मुझे इच्छा होंगी, पर ये केस हुई है. ठीक है, ये एक शॉप था, मस्त चल रहा था ये शॉप. किसका शॉप था ये शॉप था इलेक्ट्रॉनिक्स का. इसमें सारी चीजें थी, जैसे कि फ्रिज था, टीवी था, मोबाइल था, वॉशिंग मशीन थे और बहुत सारे अप्लायंसेस थे. अब इस शॉप ये बहुत ही ज्यादा फेमस था. क्यों? क्योंकि इस शॉप का नाम क्या था बेटा? इस शॉप का नाम था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. क्या था? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. ये जेठालाल की शॉप है, जेठिया की. ओके. अब ये एक बंदा था, इसे हम क्या बोलेंगे? समझो, हम इसे डॉन बोल देते हैं. डॉन नहीं, मिस्टर अलेक्स ये बोल देते. मिस्टर अलेक्स था, बहुत ही अमीर था. अच्छा, मैंने तारक मेहता के नाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि जेठालाल ही सबसे ज्यादा अमीर उसमें दिखाया है ना. तो जो एग्जांपल मैं आगे दूंगा उसमें फिट नहीं बैठेगा, इसलिए ले लिया मिस्टर अलेक्स. मिस्टर अलेक्स ये देख रहा था कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारे कस्टमर आते, दन सामान बेचे जाते, दन पैसे आने लगा है, बहुत सारी चीजें. तो मिस्टर अलेक्स दौड़ते 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 जेठालाल के पास आए. जेठालाल ने तो 3 दिन तो अपॉइंटमेंट ही नहीं दी, उसके बाद अपॉइंटमेंट दी, फिर वो दोनों मिले. मिस्टर अलेक्स बोला, जेठालाल मैं आपको ये शॉप, आप जो बोलोगे उस कीमत पे मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, आप मुझे ये शॉप बेचिए. जेठालाल बोला, ठीक है भाई, मैं बेच दूंगा. तो बेच जा. वो बोला कि संभालो, तुम्हारे इसमें जो भी नौकर चाकर है वही उसे संभालेंगे. वो बोले ठीक है. सारी चीजें हो गई, मिस्टर अलेक्स चले गए, खरीदारी हो गई. अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक कौन बना? मिस्टर अलेक्स. अब मिस्टर अलेक्स ने सोचा ये शॉप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से चलती है, इसलिए मैं नाम नहीं चेंज करूंगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, सिर्फ ओनर चेंज हो गया. अब ये बंदा आया, ये कौन है? ये पोपटलाल. पोपटलाल आया भागते 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 भागते, और इसने मोबाइल खरीदा और बोला कि मैं पेमेंट क्या करूंगा, बाद में दूंगा, हमारा ऐसा ही चलता है. तो चीजें ठीक हो गई, पेमेंट बाद में दे दो. तो इसने मोबाइल खरीद के लेके आया और ये मोबाइल की कीमत थी 20,000. ये देखो, ये मोबाइल है, ये यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो इसके 20,000 ये तो लेके आया. फिर 2 महीने में क्या हुआ? मिस्टर अलेक्स आया पैसे मांगने को पोपटलाल से. बोला, पोपटलाल पैसे दो. पोपटलाल, हैं तुम कौन हो भाई? तुम्हें मैं पैसे क्यों दूं और किस चीज के पैसे दूं? आप हो कौन? वो बोलेगा, ये शॉप तो मेरी है. वो बोलेगा, नहीं नहीं, वो कुछ भी हो जाने दो, मुझे क्या आगे लेना देना है. मैंने तो ऑफर दी थी जेठालाल को. मैंने तो ऑफर किसको दी थी? जेठालाल को. उसने मुझे मोबाइल दिया, उसने एक्सेप्ट किया. अब आप कौन होते हो पैसा मांगने वाले? तो ये चीज कोर्ट में गए, कोर्ट में बोला कि अगर स्पेसिफिक ऑफर रही तो एक्सेप्ट वही बंदा कर सकता है जिसे ऑफर दी गई. इसलिए ये ऑफर जेठालाल ही एक्सेप्ट कर सकता था, पर जेठालाल ने एक्सेप्ट करी क्या? मतलब जेठालाल ने करी होंगे, अलेक्स ने ऑफर एक्सेप्ट करी क्या? अलेक्स को तो ऑफर ही नहीं दी थी इस चीज की, क्योंकि पता ही नहीं था ना अब ये शॉप अलेक्स का हो गया है. इसलिए मिस्टर अलेक्स अब ये क्या बोलते हैं,
अब इसे पैसे रिकवर नहीं कर सकता। यही केस हो गई थी बोल्टन वर्सेस जॉन्स के केस में, जहां जॉन्स कस्टमर था जिसने पहले के जो ओनर थे उनसे बातचीत करी थी, या हम बोल सकते हैं कि उसने जो ऑफर दी थी वो ये समझ के दी थी कि जब सामने वाले से एक्सेप्ट कर रहा है तो रियल ओनर जो ओनर है फर्स्ट ओल्ड वाला वो एक्सेप्ट कर रहा है। पर तब तक ये बोल्टन जो है इसने वो शॉप खरीद ली थी और ये ओनर बन गया था। अब ये किसी को मालूम नहीं था। फिर कुछ दिन बाद बोल्टन जोन्स के घर गया पैसे मांगने के लिए, तो फिर वो बोला कि मैं तो आपको पैसे दूंगा ही नहीं। तो फिर एक केस गई कोर्ट पे। फिर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये स्पेसिफिक ऑफर थी, इसलिए अब आप इससे रिकवरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऑफर आपको मिली नहीं। आपको आप हाँ बोले, इसके लिए आपको ऑफर दी नहीं मिली। मतलब ये जॉन्स का इंटेंशन ही नहीं था कि आपसे वो एफर्मेशन ले, आपसे वो हाँ ले। यस और नो? तो क्या लिखा है? व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और असर्टेन पर्सन। असर्टेन मतलब क्या? स्पेसिफिक ही, मतलब जिसे हम बाकी इससे अलग कर सकते, बोल सकते कि इसको करें, ऐसे चीज को असर्टेन बोलते हैं। विच इज सेपरेबल, इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। Specific offer can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made. Yes or no? Very good, very good. अब क्या हुआ ना, एक दिन मेरे दोस्त ने बुलेट ली थी। क्या ली? बुलेट ली। 3 महीना बुलेट चलाई, पर अब क्या हो गया ना, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो डॉक्टर ने बोला अब आप जीवन में कभी भी बुलेट चला नहीं सकते हो। बुलेट की प्राइस थी 3 लाख रुपए। और अब वो बंदा सोचने लगा कि अब बुलेट तो ले ली इतनी महंगी, अब मैं चला नहीं सकता, अब रख के क्या फायदा, तो चलो इसे हम बेच ही देते हैं। और इधर मेरे भी मन में विचार आ रहा था इस चीज का कि मेरे दोस्त का तो होगा एक्सीडेंट, अब वो बुलेट तो कोई चलाएगा नहीं और उसे पैसों की जरूरत भी होगी, तो चलो मैं ये क्या करता हूँ, मैं ये बुलेट ले लेता हूँ। तो मैंने उसको फोन किया कि मुझे तुझसे मिलना है। वो भी बोलता है यस यस मुझे भी तुझसे मिलना है। तो वो बोला क्या बात है? मैं बोला मिल के बताऊंगा। और मैंने पूछा कि तू किसके लिए मिलना चाहता है? वो बोला मैं भी मिल के ही बताऊंगा। हम दोनों गए और एकदम से बोले कि भाई मैं बोला कि मुझे तेरी बुलेट चाहिए 2 लाख में, और वो भी फटाक से बोला क्या तू मेरी बुलेट लेगा 2 लाख रुपए में? देखो, ये था जिसके पास बुलेट थी, ओके, और ये मैं हूं, दिस इज मैं, और ये कौन है? वो। अब आया समझ में? इजी जा रहा है एग्जाम्पल, मैं वो ओके जोक्स अपार्ट। तो हम दोनों ने एकदम से बोल दिया, इसने भी बोला मैंने भी बोला। ये खुश हो गया, ये। तब तक मुझे उसको नाचने लगा जोरों शोरों से। मतलब उसके पैर में तो दिक्कत थी, फिर भी वो नाचने लगा ऐसा ऐसे करके, व्हीलचेयर पे बैठ के। अब व्हीलचेयर नहीं निकाल सकता मैं उसमें, ठीक है। नाचने लगा। तब तक मुझे फोन आया, इधर बोला, घर से फोन आया, बोला कि ये जो तुमने डिसीजन लिया था 2 लाख में बाइक खरीदने का, मत करो, क्योंकि अपने ही घर में पैसे लगने वाले हैं। अब बाइक खरीदने का सही समय नहीं है। तो बोला ओ शिट मैन, अब तो हम दोनों ने भी बोल दिया था, अब तो हमारे दिमाग कंसेंसस एडम भी हो गया था। तो उसको डर लगा कि क्या ये ऑफर एक्सेप्ट कर दी मैंने गलती से, क्योंकि दोनों की एक ही ऑफर आ गई ना। ये भी चाहता है कि 2 लाख में बाइक बेचे, ये भी चाहता है, मैं भी चाहता हूं 2 लाख में बाइक खरीदूंगा। तो फिर दिक्कत आन पड़ी। फिर मैंने उसको बोला भाई अब मुझे नहीं खरीदनी। वो बोलता है नहीं नहीं अब तो खरीदनी ही पड़ेगी। वो बोला क्यों? बोला तूने एक्सेप्ट की इस चीज को। वो बोला कैसे क्या एक्सेप्ट कर दी, मैंने तो एक्सेप्ट करा ही नहीं। वो बोला नहीं नहीं एक्सेप्ट कर दी। मैं अगर 2 लाख में तुझे बाइक बेचने के लिए रेडी था तो तू भी खरीदने के लिए रेडी था ना। तूने भी तो ऑफर दी मुझे, एक ही चीज की ऑफर थी। विन विन सिचुएशन आ गई, विन विन सिचुएशन दोनों में। तो फिर ये दोनों बोले चलो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओपन करते हैं और पढ़ते हैं इस केस में क्या होगा। तो आप जज हो, आप बोलो, आप बताओ कि क्या ये अब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर ये उसमें बाइंडिंग नहीं है और ये दोनों घर पे जा सकते हैं। बोलो, 2 मिनट सोचो और बोलो।
सोच लिया, कमेंट्स में भी लिख दिया क्या आंसर है आपका। अब सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को। एग्रीमेंट बनने के लिए दो चीजों को होना बहुत आवश्यक है। उसमें एक चीज है ऑफर और दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस। क्या मैंने ये कभी भी बोला कि एग्रीमेंट बनने के लिए दोनों की ऑफर होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। एक की ऑफर होनी चाहिए, दूसरे का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इसने बोलना चाहिए कि मैं 2 लाख में ये गाड़ी बेचने के लिए तैयार हूं, क्या तू खरीदेगा? सिर्फ अगर यही बोला कि मैं 2 लाख में गाड़ी बेचने के लिए तैयार हूं, तो फिर ये ऑफर हुई कि नहीं हुई? ऑफर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये तो ऐसे ही बोल दिया, स्पेसिफिकली बोला है क्या कि मैं तुझे बेचने के लिए तैयार हूं? या अगर ऐसा बोला तो स्पेसिफिक होगा। अगर ये बोल दिया कि मैं किसी को भी ये गाड़ी बेचने के लिए तैयार हूं, जो भी आएगा मैं उसे गाड़ी बेचने के लिए तैयार हूं 2 लाख में, फिर ये जनरल ऑफर हो गई। पर सिर्फ ये स्टेटमेंट देना कि मैं गाड़ी बेचने को तैयार हूं, क्या उसे ऑफर माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो अगर इसने स्पेसिफिक ऑफर दी होती कि मैं तुझे गाड़ी बेचने के लिए तैयार हूं 2 लाख रुपए में, और मैं उसे हाँ बोलता हूं, हाँ मुझे ये गाड़ी लेनी है, यस आई एम एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल, तो फिर बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाता था दोनों के ऊपर। पर इस केस में क्या हुआ, हम दोनों ने ऑफर दे दी, दोनों ने ऑफर, तो दोनों ऑफर के बीच में हो गए टक्कर और ये एग्रीमेंट होगा बूम। ओके, तो भले ही क्रॉस ऑफर दोनों ने दी है, एक ही चीज के लिए दी है, एक ही प्राइस के लिए दी है, इसके बावजूद भी इसे एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। ये एक्सेप्टेंस नहीं है। आया समझ में? ओके, चलो आओ पढ़ो क्या है लिखा है। अब इसे क्या बोला जाएगा? क्रॉस ऑफर हम दोनों ने दी है, मैंने भी दी उसने भी दी, तो ये क्या होगा? क्रॉस ऑफर। तो पढ़ो क्रॉस ऑफर क्या है। व्हेन टू पार्टी एक्सचेंजेस आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट टाइम ऑफ ईच अदर। अब मुझे पता ही नहीं था कि वो मुझे ऑफर देने वाला है, उसे भी नहीं पता था कि मैं उसे ऑफर देने वाला हूं, तो हम दोनों इग्नोरेंस में थे, हमें पता नहीं था इस चीज के बारे में। तो ऐसे समय दोनों एकदम से अचानक से ऑफर एक्सचेंज कर लेते हैं। The such offers are called as cross offers. But there is no binding contract in such case because the offer made by a person cannot be constructed as acceptance, not cannot be constituted as acceptance of the another's offer. दूसरे ने दी हुई सेम ऑफर को मैं एक्सेप्टेंस नहीं समझ सकता। वही एग्जांपल है नीचे। इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर 2 lakhs एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए मेक्स एन ऑफर टू परचेज द सेम कार एट 2 lakhs, मैंने उसे 2 लाख में गाड़ी बेचने की ऑफर दी और उसने भी सेम मुझे 2 लाख में खरीदने की ऑफर दी, then it is not the acceptance as B was not aware of the proposal made by A and vice versa. It is only cross proposal when the two person makes offers to each other. It cannot be treated as mutual acceptance. दोनों ने ऑफर दी, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं होगा। दोनों ने ऑफर दी, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं होगा। एंड व्हेन टू पर्सन्स मेक ऑफर टू ईच अदर, वही हमने जो म्यूचुअल नहीं, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच केस। ओके, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप सब्जी मंडी गए हो क्या? क्या आप सब्जी मंडी गए हो क्या? गए होंगे। अच्छा, आप बोलोगे सर आप मॉल का एग्जांपल क्यों सीधा सब्जी मंडी पे आ गए? अरे मॉल का एग्जांपल इसमें फिट नहीं होगा भाई, सब्जी मंडी का ही होगा। आप सुनो ना, मैं क्या एग्जांपल देता हूँ, सुनो पहले, उसके बाद कुछ कमेंट पास करो। सब्जी मंडी में आप पूछते हो कि ये सब्जी कितने की है, तो बोलता है
अच्छा वो छोड़ दो, मेरे साथ हुए वाला रियल इंसिडेंट मैं आपको बोलता हूँ, रियल लाइफ मोमेंट्स। जी जी, रियल लाइफ मोमेंट्स है, रियल मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बोलता हूँ क्या हुआ था। जालना में ना चमन पे एक सब्जी वाली बैठती है, हम उससे ही सब्जी लेते हैं हमेशा। उस दिन मैं गया सब्जी लेने के लिए और मैंने बोला कि मुझे ये सब्जी चाहिए। तो ये था शायद से मेथी थी या कुछ, तो अब कितने मैंने लिया पता नहीं, पर मैंने उसको बोला होगा तो ये सब्जी चाहिए, तो उसने कुछ तो भी प्राइस बोली होगी। ओके, तो मुझे ऐसा ऐसा सुनने में आया 30 रुपये, 30 रुपये। तो मैंने बोला कि आप 25 में दो, 25 लगाओ, क्योंकि भाव तोल करना तो अपने को सिखाया जाता है। अगर हमने भाव तोल करा ही नहीं, ऐसे खरीद के लेके आए, तो अपने को लोग क्या समझते हैं, पागल, है ना। तो भाव ताल तो करना बहुत अनिवार्य है। तो मैंने 25 बोला, तो वो बहुत हंसने लगी। मैं बोला क्या होगा, वो बोली कि मैंने 20 रुपए बोला, आपने 30 रुपए सुन लिया। तो मैं बोला कि अब ये 15 में दो। मतलब समझा, मुझे 5 रुपए, मतलब मैं 25 पे करने के लिए रेडी था जब वो 30 बोले, पर जब वो 20 बोली तब मैं 20 में भी रेडी नहीं था, मैं बोला 15 में चाहिए अब मुझे ये। तो 5 रुपए का फायदा तो होना ही चाहिए, कैसे भाई, ठीक है। तो ये मैं तो उसने जो ऑफर दी कि मैं ये 20 रुपए में बेचने के लिए रेडी हो, मैंने क्या ऑफर दी कि मुझे लेनी तो है पर मैं 15 रुपए देने के लिए रेडी हूं। अब ये जो मैंने बोला ना कि मैं 15 रुपए देने के लिए रेडी हूं, ये मैंने क्या दी, ये मैंने दी काउंटर ऑफर। उसके ऑफर को मैंने काउंटर किया, उसके ऑफर को मैंने चैलेंज किया। चलो थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। क्या किया मैंने, उसके ऑफर को काउंटर किया, चैलेंज किया, चैलेंज, इसे ही बोला जाता है काउंटर ऑफर। आओ पढ़ो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का कोई मतलब है नहीं। सिर्फ पहले दो इसमें मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड इसलिए किया क्योंकि ट्रिकी केस स्टडी बन सकती है। आपको ये पहचान में आना चाहिए कि कौन सी चीज ऑफर नहीं है, कौन सी चीज जनरल ऑफर है, कौन सी चीज स्पेसिफिक ऑफर है। फिर आगे हम पढ़ेंगे किसको क्रॉस ऑफर बोला जाता है। इन द केस ऑफ क्रॉस ऑफर हमें ऐसे लग सकता है कि ये एक्सेप्टेंस हो गया और अभी ये एक्सेप्टेंस जरूरी है और हम पे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा, तो ये ना लगे इसलिए हमें क्रॉस ऑफर पे डिस्कशन किया। अब काउंटर ऑफर बहुत इजी चीज है, इसे मैंने एग्जांपल पे दे दिया, रियल लाइफ इंसिडेंट बोल दिया। अब ना केस लॉ की इसमें जरूरत पड़ी ना केस स्टडी की, ये रियल लाइफ मेरे साथ हो गया था, ठीक है। काउंटर ऑफर, when the offeree offers to a qualified acceptance of the offer subject to modification and variation in the terms of original offer, when the offeree, ये वर्ड अब आपको समझ में आ जाएगा, ये शांति से पढ़ो। अब तक कौन ऑफर दे रहा था, ऑफरर ऑफर दे रहा था, ऑफरर ओरिजिनल, मैंने ऑफर दी तो मैं होगा ऑफरर। अब इस केस में ऑफर कौन दे रहा है, ऑफरर नहीं दे रहा है, इस केस में ऑफर दे रहा है ऑफरी, जिसे हमने अब तक एक्सेप्ट करने की भूमिका में देखा था, जो या तो हां बोलता था नहीं तो नहीं बोलता था। पर यह पहली बार हुआ है जिसमें ऑफरी खुद होकर ऑफर दे रहा है, काउंटर कर रहा है उस चीज को, मतलब सीधा सीधा भावताल कर रहा है। नहीं तो अब तक क्या होता था, मैं गया, मैं बोला ये कितने का है, बोले 30 रुपए में, मैं बोलता था मुझे 30 रुपए में ये चाहिए, फिर वो बोलते थे हाँ मैं 30 रुपए में देने के लिए रेडी हूं। फिर मैं बोलता था कि अब मुझे नहीं चाहिए या तो फिर मुझे चाहिए, जो भी चीज़ है, ये डिस्कशन होता था चाहिए या नहीं चाहिए। अब इस केस में क्या हो रहा है, मैं वो बोले 30 रुपए में मैं ये बेचती हूँ, तो मैं बोल नहीं मुझे 25 में दो, या वो बोल रही है मैं 20 में बेचती हूँ मुझे 15 में दो। तो इस समय ऑफरी ऑफर दे रहा है, इसलिए क्या लिखा है, व्हेन ऑफरी ऑफर्स ऑफर्स टू 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 क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, qualified acceptance of the offer subject to modification. What is meant by qualified acceptance?
अब देखो ये मोटा मोटी आपने अगर पढ़ लिया ना तो वैसे भी आपको मीनिंग समझ में आने वाला है, आप मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इस चीज के बारे में, पर वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मीन बाय क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, व्हाट इज मीन बाय क्वालिफिकेशन, मतलब क्या एजुकेशन, मैं क्वालिफाइड हूं, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इसलिए मैंने जिसको भी एक्सेप्टेंस दे दिया, जिसको भी एक्सेप्टेंस दे दिया वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो जाएगा। क्या ये मानना सही है? चलो एक आधा बंदे ने एजुकेशन लिया है, उसके पास डिग्री ही नहीं है, तो क्या उसे अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोला जाएगा कि उस बंदे के पास कुछ क्वालिफिकेशन ही है नहीं? तो क्या मतलब है सर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का? तो सुनो, जब ऐसा होता है ना, एक बंदा है ए, ये बोलता है कि भाई मुझे 10,000 रुपए दे और मैं क्या करूंगा, तुझे मोबाइल दूंगा, मेरे पास जो मोबाइल है वो तुझे दूंगा। अब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, मैं बोला ठीक है मैं 10,000 रुपए देने के लिए रेडी हूं। अब ये जो एक्सेप्टेंस हुआ ना, मैंने उसमें कुछ भी कंडीशन नहीं रखी, मैं सीधा सीधा एक्सेप्टेंस कर लिया। मतलब क्या, जैसे ऑफर आई मैंने हाँ बोल दिया, नो मॉडिफिकेशन। इसी को ही बोलते हैं अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब सीधा सीधे तरह से हाँ बोल देना। अनक्वालिफाइड मतलब क्या, कि मैं कुछ भी कंडीशन नहीं रख रहा हूं या कुछ भी काउंटर ऑफर नहीं दे रहा, जैसे ऑफर आया मैंने हाँ बोल दिया। मतलब क्या, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब क्या, कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं ऐसे नहीं है। जब आप बोल रहे होंगे कि ये चीज मैं 30 रुपए में आपको दूंगा, और जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये 25 रुपए में खरीदनी है, मैं 25 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तब मैंने देखा जाए तो एक्सेप्टेंस दे दिया है। पर कैसा दिया है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया है। 30 की जगह पे मैंने कंडीशन को चेंज करा, उसको काउंटर करा और प्राइस करी 25 रुपए। मैंने बोला मैं 25 में खरीदने के लिए तैयार हूं। इसी का मतलब क्या होगा, मैंने दिया उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने उसे एक्सेप्टेंस ही नहीं दिया, बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो कि मैंने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, यस और नो। इसलिए लिखा है व्हेन ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर subject to modification and variation in terms of original offer, subject to modification and variation, changes चाहता है ओरिजिनल ऑफर में, he said to have made a counter offer। तो फिर उसने क्या करी, काउंटर ऑफर करी। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, वही चीज है। तो मैंने उसको दे दी 25 रुपए की, और अगर वो हाँ बोल जाता है तो ऑटोमेटिकली 30 रुपए के ऑफर तो कैंसिल हो गए, मतलब नहीं भी बोला तभी भी 30 रुपए के ऑफर तो कैंसिल ही हो गए ना। वो बोलता है मैं 30 में खरीद बेचने के लिए रेडी हूं, मैं बोला नहीं नहीं मुझे 25 में चाहिए। अब मैंने ऑफर दे दी, अब ये इस पे डिपेंड, उस पे डिपेंड करता है ना, वो हाँ बोले या ना बोले, उसे एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे। इसी का मतलब क्या हो गया कि अब मैंने ऑफर दी और उस पे अब डिपेंड है, मतलब उस पे छोड़ दिया कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। इसी का मतलब क्या होगा कि जो पहले उसने ऑफर दी थी जो कि मुझे एक्सेप्ट करनी थी, वो तो साइड में हो गया, वो तो कैंसिल हो गई, क्योंकि मैंने उसको काउंटर ऑफर दे दी, उल्टी ऑफर दे दी। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अब एग्जांपल 41 देखो, ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 10 lakhs, बी एग्रीज टू बाय इट फॉर 8 lakhs, it amount to counter offer, it will result in termination of the offer A if later on B agrees to buy the plot for 10 lakh, A may refuse, yes or no। मतलब क्या, A ने क्या ऑफर करी B को कि 10 लाख रुपए में ये मैं प्लॉट बेचने के लिए तैयार हूं, और बी बोला कि मैं 8 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूं, मतलब उसने काउंटर ऑफर दे दी। अब इस केस में क्या होगा, पहले जो 10 लाख की ऑफर चालू थी, 10 लाख की ऑफर चालू थी, जो बी अगर एक्सेप्ट करता था तो फिर ये बाइंडिंग एग्रीमेंट में आ जाते थे, और ऑफर अब अपने आप कैंसिल हो गए, डीम टू बी कैंसल्ड, हो गए कैंसिल। अब वो बोलता है नहीं मैं 8 में नहीं दूंगा। अब फिर बी के दिमाग में आता है कि चलो 8 नहीं तो 8, मैं 10 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूं। फिर आता है बोलता है कि तूने पहले 10 लाख की ऑफर दी थी ना, दी थी कि नहीं दी थी, दी थी ना 10 लाख की ऑफर। अब
मैं 10 लाख में खरीदने के लिए रेडी हूं, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस आ गया, एग्रीमेंट बन गया, बस बात खत्म, अब मुझे ये चाहिए, मैं इस जमीन का मालिक हूं। ये उससे बोलेगा नहीं नहीं बेटा, जल्दी मत कर, बच्चा है तू मेरा अभी, आ तुझे लॉ पढ़ाता हो। तो उसे लेके गया और फिर उसने उसको सिखाई ये चीज, बोला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये क्लियर कट लिखा है, ये जो तूने करा ना, ये मैं 10 लाख की ऑफर दी, फिर तूने 8 लाख की ऑफर मुझे दी, इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काउंटर ऑफर बोला जाता है, काउंटर ऑफर। समझ में आ रही है कि नहीं ये बात? और काउंटर ऑफर में इससे स्ट्रिक्टली लिखे हुआ है कि अगर मैंने कुछ ऑफर दी और सामने वाले ने काउंटर ऑफर दी, तो मैंने जो ऑफर दी वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। अब जो 10 लाख की ऑफर तुझे लग रही थी ना कि चालू है चालू है, वो अपने आप कैंसिल हो गई जब तूने 8 लाख की ऑफर दी थी मुझे। अब तू 10 लाख में एक्सेप्ट करे तो मैं बाइंडिंग नहीं हूं उस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने के लिए, मेरे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है। अब तूने 10 लाख की ऑफर दी, अब ये मेरे पे है मैं उसे एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, अब ये मेरे में ऊपर है कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। आया क्या समझ में? यस और नो, नो और यस, यस और यस, नो और नो। ये तो कुछ भी नहीं है, स्टैंडिंग और कंटिन्यू ऑफर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर द एक्सेप्टेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। वही कुत्ते का जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको वही है, ऑफर दे दी, वो तो जनरल भी है, और कंटिन्यूस 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए स्टैंडिंग कंटिन्यू ऑफर है, चलती रहेगी, कोई भी हो 3 महीने में आके एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंडर्स दैट आर इन्वाइटेड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर्स, ये शब्द सुना है टेंडर्स? आपने ये सुना होगा गवर्नमेंट टेंडर्स, सुना है क्या ये वर्ड? अरे बोलो ना फटाक से, गवर्नमेंट टेंडर। किस किस चीज के टेंडर्स निकलते हैं? सर गवर्नमेंट के हर चीज के टेंडर्स निकलते हैं बॉस। रोड बनाना है टेंडर, ब्रिज बनाना है टेंडर, नाली साफ करनी है उसका भी टेंडर निकलता है। टेंडर मतलब क्या, क्या होता है ना, मैं आपको, आप फाउंडेशन में छोटे छोटे बच्चे हो, आपको ये चीज पता नहीं होगी, इसलिए मैं आप इसे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बहुत, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये अब मैं लॉ के पर्पज के हिसाब से नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ये मैं ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, जनरल इन्फॉर्मेशन, कोई लेना देना नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब लेना देना है, पर ये अभी मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, पर फिर भी मैं कर रहा हूं। तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट अगर किसी से कुछ चीजें खरीदना चाहती है, मतलब गवर्नमेंट का ऑफिस है और उनको एसी खरीदना है, तो डायरेक्टली वो किसी शॉप में जाके एसी खरीद नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है ना, फिर ऐसा हो सकता है ना कि गवर्नमेंट ने उस बंदे के बेनिफिट के लिए काम करा। मतलब ऐसा समझो कि मैं अगर मिनिस्टर हूं और मेरे रिलेटिव्स में ही किसी का एसी की शॉप है, तो मैं तो यार, अब मेरे हाथ में है कि कहाँ से खरीदना है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उससे ही सारे सामान खरीदता था, फिर वो तो प्रॉफिट में रहता था, उसको तो क्या, उसके तो सेल धनाधन हो जाएंगे, और गवर्नमेंट का पैसा मेरा थोड़ी पैसा है, वो तो गवर्नमेंट का, मैं तो जितना चाहूँ दे सकता हूँ। है क्या समझ में? तो कोई भी मिनिस्टर, कोई भी गवर्नमेंट में जो है, वो कोई भी इस चीज का गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए एक सिस्टम आई। क्या सिस्टम आई कि गवर्नमेंट को अगर कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी सर्विस चाहिए हो या गुड्स चाहिए हो, तो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। तो पोर्टल पे दिखता है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है कि गवर्नमेंट को इस साल 100 एसी की रिक्वायरमेंट है, ये टेंडर गवर्नमेंट निकाल दिया। अब जो बेचना चाहता है गवर्नमेंट को, वो अप्लाई करो, जैसे हम जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते वैसे अप्लाई करो। अब ये गवर्नमेंट टेंडर क्या है? ये गवर्नमेंट टेंडर ऑफर है क्या? अगर ये गवर्नमेंट टेंडर को हम ऑफर बोलते हैं कि सर ये ऑफर ही है, तो फिर तो कोई भी बंदा आया, उसने अगर एक्सेप्ट करी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट, उस पर गवर्नमेंट के ऊपर वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। इसलिए ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर, वापिस वही चीज, ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। टेंडर जब गवर्नमेंट ने वेबसाइट पे दिखाया, तब गवर्नमेंट ने बहुत सारे डीलर को इनवाइट किया, बोले कि आओ आओ, आप हमें ऑफर दो, आप हमें ऑफर दो।
फिर बहुत सारे लोगों की जब ऑफर आती है तब गवर्नमेंट ऑफ फाइल चेक किया जाता है, फिर वो देखते हैं कि सबसे लोएस्ट ऑफर किसका है, सबसे क्वालिटी वाले एसी का, और सबसे लोएस्ट प्राइस किसने कोट किया है, उस बंदे को वो टेंडर दिया जाता है। तो ये सिस्टम है गवर्नमेंट ने कुछ भी चीज खरीदने की, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये तो टेंडर्स आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई गुड्स, इस काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर है कि चलो आप टेंडर भरो, अप्लाई करो, ठीक है। यस और नो। अभी हमें पढ़ना है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। आप क्या करो ना, मुझे एक चीज का, आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर दो। जैसे मैंने आपको बोला कि आप खुद जज हो, तो आपको जज की भूमिका में रहना है, छोड़ना नहीं है जज की भूमिका को, ठीक है ना। चलो आप ना ये हो, एक ए नाम का पर्सन है, उसका एक दोस्त है जिसका नाम है बी। अब बी क्या करता है ना, ये बी क्या करता है ना, ए को बुलाता है खाना खाने के लिए, तो आ जा। बी क्या करता है, उसे इनवाइट करता है, तो खाना खाने के लिए हमारे घर पे आ जा। ए एक्सेप्ट करता है, यस मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि जिस समय पे, जिस डेट पे उसने बुलाया था, ए आता ही नहीं है, तो बी को लगता है कि इस मेरी ऑफर इसने एक्सेप्ट करी, अब ये आया नहीं, अब मैं इसे कोर्ट में खींचूंगा, अब मैं इससे कॉम्पनसेशन लूंगा, जितना भी खाना वेस्टेज गया उसका कॉम्पनसेशन लूंगा। क्या ये हो सकता है क्या? क्या कोर्ट ऐसे ऑफर और एक्सेप्टेंस को भी हैंडल करेगा, कोर्ट में केस ले लेगा ऐसी चीज की? अंदर से आया है कि नहीं सर, ये तो होते रहता है, हम तो कितने बार होता है कि वो बुलाता है हम जाते नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये तो बड़े बड़े महान लोगों ने बताया है कि वो बुलाती है पर जाने का नहीं। तो इस केस में क्या हर कोई कोर्ट में लेके जा सकता है अपने को? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोशल टाइप्स के एग्रीमेंट हो गए, सोशल टाइप्स के। इसमें कुछ भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ दोनों के बीच में, नो लीगल रिलेशनशिप। इसलिए ऑफर को वैलिड होने के लिए, एग्रीमेंट बनने के लिए लीगल रिलेशनशिप का बनना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए इसेंशियल्स ऑफ ऑफर में पहला ही पॉइंट यह है कि दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप का बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकंड थिंग यह है, अब क्या होता है ना, यही एग्जांपल ले लो, ए और बी के बीच में ये ए ऑफर देता है कि मैं मेरी कार तुझे बेचूंगा और तू खरीद ले। बी बोलता है हाँ मैं खरीद लूंगा, ठीक है, ऑफर दे दी, एक्सेप्टेंस हो गया। 5 दिन के बाद सी आता है और बैठता है। सी बोलता है कि भाई ये जो तेरी कार है ना, मुझे दे दे, मैं इसके बदले मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। ए उसे एक्सेप्ट कर देता है। ए बोलता है बिल्कुल, तो अगर 10 लाख रुपए तुरंत देने के लिए रेडी है तो लेके जा। ये बी को बात समझ में आती है बाहर से। बी आता है, बोलता है कि ये तूने किया कैसे, अब मैं तुझे कोर्ट लेके जाऊंगा। दोनों भी कोर्ट पहुंचते हैं। अब कोर्ट पहुंच गए, अब आपके सामने केस चालू है क्योंकि आप जज हो, है ना। कोर्ट लेके गए मतलब कि आपके सामने लेके आए। अब मुझे बताओ, क्या ए पे कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि उसने तो पहले तो ए ने बी को ऑफर दी थी, बी ने वो एक्सेप्ट भी कर ली, बाद में सी आया, फिर ए और सी के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया। तो क्या अब बी कॉम्पनसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि मुझे कॉम्पनसेशन, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हो गया था? सोचिए। तो कोर्ट ने डांट लगाई उल्टा बी को। कोर्ट ने डांट किसको लगाई? बी को। ए को भी लगाई साथ में, पर बी को भी लगाई। बी को बोला क्या तुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं है, कुछ भी पढ़ते नहीं हो, मुंह उठा के कोर्ट में चले आते हो, कोर्ट का टाइम बर्बाद कर देते हो। कोर्ट ने बोला एक ऑफर को
वैलिड होने के लिए कोर्ट के आईज से देखेंगे तो एक ऑफर को वैलिड होने के लिए डेफिनिट होना जरूरी। एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट क्या लेना है, सारी चीजें, सारे पैटर्न एग्जैक्ट होने चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए कि मैं खरीदूंगा कब, मैं कार खरीदूंगा, कौन सी कार खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, ये सारी चीजें ना क्लियरली बोली जानी चाहिए ऑफर में, तभी इसे वैलिड ऑफर बोलेंगे। नहीं तो कोर्ट मानेगा ही नहीं कि आपने ऑफर दी थी। समझ में आया? तो ए को भी कोर्ट ने झापा, बी को तो ज्यादा झापा क्योंकि बी लेके आया था ना कोर्ट में, तो उनको भगा दिया, जाओ बोले तुम यहां से। सी मस्त खुश हो गया, वो बोला चलो, सी को डर था ना उसकी कार चली जाएगी, तो सारी चीजें होगी। इसलिए इसेंशियल्स में हम सेकंड पॉइंट यही देखने वाले हैं जब हम बेयर टेक्स्ट पढ़ेंगे कि ऑफर जो होनी चाहिए ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पहला क्या हमने देखा, लीगल रिलेशनशिप बनना जरूरी है, यस और नो। सेकंड चीज हमने क्या देखी कि ऑफर कैसे होनी चाहिए, डेफिनेट। वेग होनी चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब अगला एग्जांपल, वही एग्जांपल है। अब क्या हुआ ना, उस मैंने जो बोला था आपको, एक रिच फैमिली थी, उस रिच फैमिली का कुत्ता वापस गुम हो गया, वही सारी चीज। अब इस बार उन्होंने सोचा कि हर बार क्यों ही पेपर में न्यूज देना है, अब इस बार पेपर में न्यूज नहीं देते, यही कहीं घुमा होगा क्योंकि तब भी यही कहीं से मिला था, तो सारी दुनिया को क्यों खबर देनी है कि कुत्ता घूम गया। तो उन्होंने क्या, सबको बुलाया, घर में जितने भी नौकर चाकर थे, आजू बाजू के जितने भी लोग थे, उन सबको बुलाया और उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसी चीज है, कुत्ता घूम हो गया, और जो भी लेके आएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इस बार बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गए क्योंकि अब कुत्ते से लगाव बढ़ गया। तो हुआ क्या, वो कुत्ता, उस कुत्ते को ना, वो जब घूम हो गया था तो दूसरे गली में चला गया था, तो वहां पे ना म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आई, उस कुत्ते को उठाया और दूसरे शहर में जाके छोड़ के आए। अब हुआ ये कि वो कुत्ता एकदम अलग ही दिख रहा था, एक बंदे को एकदम अलग दिखा। उसको ये पता चला कि ये कुत्ता रोड पे घूमने वाला कुत्ता है नहीं, जैसी उसकी बॉडी है, जैसे उसको रखा है। और उसने नोटिस किया कि कुत्ते के बेल्ट पे ना कुछ तो एड्रेस जैसे लिखे वाली, एक चिट्ठी लिखी वाली है। तो पिछली बार घूम हो गया था, इसलिए उस मालिक ने क्या किया, एड्रेस की चिट्ठी लिखी। तो उसने बोला कि अरे चलो ये कुत्ता हमें वापस देना चाहिए, वापस हमें मिला है। तो लेके आया उठा के, उनको सौंप दिया। अब वो निकल रहा था, निकलते निकलते क्या हुआ, बाजू वाला एक बंदा आया, वो बोला क्यों भाई, कुत्ता मिल गया तूने वापस दे, अब तेरे तो मजे ही मजे होंगे। बोला क्यों, उसमें मजे वाली कौन सी बात है जी। बोले अब 1 लाख रुपए मिल गए, कहाँ छुपा के रखे, बैग तो दिख रही नहीं हाथ में। बोला 1 लाख रुपए, किसके 1 लाख रुपए, कौन देने वाला 1 लाख रुपए। फिर उसने बोला कि उस मालिक ने ये ऑफर दी थी कि 1 लाख रुपए दूंगा, तूने लिए नहीं, मांगे नहीं। और दौड़ते 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 गए, बोला कि मालिक मुझे 1 लाख रुपए दे दो, आपने ऑफर दी थी। मालिक बोला कि ऑफर मैंने मेरे घर वाले जितने लोग थे उनको, मेरे नौकर चाकरों को और मेरे आजू बाजू में उनको बुला के उनको दी थी, तुझे कहाँ कम्युनिकेट करा था। देखो जब पहले न्यूज़पेपर में दी थी तो वो पब्लिक के लिए चली गई ऑफर, वो तो कोई भी रीड करके आ सकता है। जब हमने इसका एग्जाम्पल देखा स्मोक बॉल्स का, तभी क्या हुआ था, उस कंपनी ने मेडिसिन बनाई इन्फ्लुएंजा की और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे दी, तो पूरे पब्लिक के लिए थी, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। अब इस केस में उसने सिर्फ आके सबको ओरली बोला, क्या ये पूरे पब्लिक को दी थी ऑफर, नहीं, उस स्पेसिफिक ग्रुप को दी थी ऑफर। अब इसको पता ही नहीं था उस ऑफर के बारे में, वो आके कुत्ता उसने लौटाया, तो ये क्या है, उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एक्सेप्ट कौन कर सकता है, वही बंदा जिसको ऑफर कम्युनिकेट हुई होंगी। अब इसको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई है तो कैसे क्या एक्सेप्ट कर सकता है। तो वही हुआ, कोर्ट ने भी यही कहा कि आप उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी। इसलिए तीसरा पॉइंट अपना वही आता है
ऑफर वैलिड होने के लिए इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, जो एक्सेप्ट करने वाला है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि तभी वो एक्सेप्ट कर सकता है जब वो ऑफर उसके पास कम्युनिकेट हुई होगी। ऐसी कोई भी ऑफर जो कम्युनिकेट ही हुई नहीं है मुझ तक, उससे मैं एक्सेप्ट कैसे क्या कर सकता हूँ। इसलिए कोर्ट ने बोला कि आप उसे 1 लाख रुपए देने के लिए आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप मत दो। ओके, ठीक। अब चौथी वही चीज है इसमें कि जब भी ऑफर दोगे तो ऐसे दो कि सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ इसी के लिए ऑफर मत दो कि आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना था कि ऐसे कुछ तो भी ऑफर है। इसी के लिए ऑफर दो कि सामने वाले का एसेंट आपको मिले। टू ऑब्टेन एसेंट अब एक चीज ऐसी है कि चीज हुई ऐसी कि जब मैंने कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, या कुछ तो भी आप अलग एग्जांपल लेते हैं। क्या लेंगे आप एग्जांपल, आप बोलो, कुछ तो भारी बोलो। आईफोन का ले लेते हैं। आईफोन बेचने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिखा कि मुझे आईफोन बेचना तो है, मैं आपको बेचना चाहता हूं, पर मैं कंसिडरेशन, मतलब उसका जो क्या बोल सकते हैं मराठी में मुबदला बोलते हैं, आप आसान वर्ड्स में ले लो कि मनी, पैसा जो लूंगा वो ऑनलाइन लूंगा, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन लूंगा, नेट बैंक, कैश नहीं चलेगी। तो बोलता है कि ऑफर में तो कंडीशन डाले, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं खरीदने का या बेचने का एग्रीमेंट हो सकता है, पैसे कैसे आए इस बात को आपको क्या करना है, पर नहीं, ये कंडीशन ऑफर में आप डाल सकते हो। तो जब ऑफर एक्सेप्ट करता है ना, तो उसे पूरे के पूरे कंडीशन के साथ उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जितने भी ऑफर ने डाली। इसलिए सारी चीजों को उसको एक्सेप्टेंस देना ही है, तभी उसे वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा और वैलिड ऑफर माना जाएगा। इसलिए ऑफर में कंडीशन हो सकते हैं। कोई दिक्कत है इस बात को? नहीं है। अब हुआ क्या ना, बहुत पहले मुझे इनकम इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इतना नॉलेज नहीं था। तो ऐसे ही हम बैठे थे, मेरा दोस्त मुझे बोला कि भाई ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये मुझे बेचनी है। मैं बोला यार मुझे भी खरीदनी है कोई तो भी मोटरसाइकिल, मैं घर पे पूछूंगा ले लूंगा, बोलता हूँ मैं तुझे क्या करना है, कुछ नहीं। तू ऐसा समझ कि हाँ है ही मेरी तरफ से, ठीक है, सिर्फ मुझे एक बार घर वालों से पूछना है। वो बोलता है देख भाई तू 7 दिन में बता, 7 दिन में बता। अब आपने क्या लगता है वो क्या बोलूंगा कि 7 दिन में बता, नहीं तो मैं किसी और को भेज दूंगा। पर वो क्या बोलता है, नहीं तू मुझे 7 दिन में बता तुझे लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर तुझे नहीं लेनी होगी तो तू एक्सप्लिसिटली आके बोल कि मुझे नहीं चाहिए। अगर तू स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर अगर नहीं आता है और ये नहीं कहता है कि मुझे तुझे तेरी गाड़ी नहीं चाहिए, तो मैं ये मान लूंगा कि तूने गाड़ी खरीदने की जो मेरी ऑफर थी उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब तुझे ये खरीदनी ही होगी। मुझे बहुत टेंशन आ गया, मैं घर पे आया तो हमारे जो दोस्त थे जो एलएलबी की लॉ की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, डरो नहीं, क्योंकि कोई भी ऑफर में ऐसा क्लॉज नहीं डाल सकते हो जिसे कि जिसका नॉन कंप्लायंस आपको उस ऑफर में लेके आएगा। ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं हो सकता है। जैसे उसने क्या डाला था कि 7 दिन के अंदर अगर तू ये कम्युनिकेट नहीं करता है कि तुझे नहीं चाहिए, तो ये हम मान लेंगे कि तूने ये मेरी जो ऑफर थी वो एक्सेप्ट कर ली और तुझे खरीदना ही पड़ेगा। तो ये वो लिख नहीं सकता है, ठीक है। अगर ये है तो वैलिड ऑफर नहीं मानी जाएगी। इसलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं, मैं उसे नहीं भी कम्युनिकेट करा 7 दिन के अंदर तो भी मुझे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये पॉइंट है, ठीक है।
नॉन कंप्लायंस होता है किसी कंडीशन का, तो इट इज नॉट डीम्ड एक्सेप्टेंस। ऐसे शॉर्ट्स में लिखने से क्या फायदा होता है पता है क्या? जब आप रिवाइज करोगे ना, अरे क्या हो गया किधर से, तो आपको ये ऐसे, ये देखो ये 5-6 चीजें इतने फटाफट। लीगल रिलेशनशिप चाहिए, सबसे पहले सोशल नहीं चाहिए, ऑफर डेफिनेट चाहिए, वो ऐसे वेग ऑफर नहीं चलती है। फिर ऑफर क्या है, कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफर ही को। फिर क्या है, उसका एसेंट लेने के लिए आपने ऑफर करनी चाहिए, सिर्फ ऐसे जाके बोलना नहीं है कुछ तो भी। ठीक है, ये साफ दिखना चाहिए कि आप ऑफर इसीलिए दे रहे हो क्योंकि मैं हाँ बोलूं, यस और नो, यस। फिर ये होनी चाहिए कि ऑफर कंडीशनल हो सकती है कि मुझे पेमेंट कैसे ही चाहिए, एनईएफटी से ही चाहिए। फिर हमने देखा कि किसी चीज का नॉन कंप्लायंस होना किसी कंडीशन का डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसे वैलिड ऑफर हम बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। समझ में आया? अब 7वां पॉइंट तो बहुत ही इजी है, ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। ये तो क्या है भाई, ये तो पता ही था। फिर 8वां पॉइंट क्या है? ये एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है, एंड 9वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको धीरे धीरे। चलो मेरे साथ ये 8 पॉइंट ना एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। कुछ नहीं, सेंटेंसेस पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ ये फटाफट रिवाइज करना। देखो सबसे पहला पॉइंट तो लीगल रिलेशनशिप चाहिए, सोशल रिलेशनशिप की सोशल रिलेशनशिप्स के जो ऑफर होते हैं वो टेनेबल नहीं है कोर्ट में। फिर सेकंड चीज है, ऑफर जो होनी चाहिए वो डेफिनेट होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। और कैसे कम्युनिकेट होना चाहिए कि उसका एसेंट मिले, इस तरीके से कम्युनिकेट होनी चाहिए। सिर्फ मेयर ये ऑफर का सिर्फ डिस्क्लोजर मुझे करना है, इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ऑफर में कंडीशन चलेगी, कंडीशनल ऑफर भी रहेगी, कंडीशंस में रहेगी तो कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, पर ऐसी कोई कंडीशन उसमें ना हो कि किसी चीज का नॉन कंप्लायंस आप नॉन कंप्लायंस ये डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लेगी, ये नहीं होनी चाहिए। बस यही तो जो 6 चीज है ये मैंने, बाकी तो क्या है, 7वां जो पॉइंट है वो तो बहुत इजी है, ऑफर स्पेसिफिक हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। फिर 8वां पॉइंट क्या है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है, तो आपने ऊपर ही पढ़ा। अब हमें पढ़ने जाना है 9th का पॉइंट। 9th पॉइंट के अंदर भी पॉइंट्स है, ठीक है। अब पहले 8 पॉइंट को हम बेयर एक्ट से गो थ्रू कर लेते हैं, फटाफट 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 फटाफट। Essentially, it must be capable of creating legal relation. Offer must be such as in law is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. If the offer does not intend to give the rise to legal consequences and creating legal relations, it is not considered as valid offer in eyes of law. A social invitation, even if it is accepted, does not create a legal relationship because it is not so intended. हमने देख लिया। एग्जाम्पल वही है, ए इन्वाइटेड बी ऑन हिज बर्थडे पार्टी, बी एक्सेप्टेड द प्रपोजल, बट व्हेन बी रीचेज द वेन्यू ही मतलब बी फाउंड दैट ए वाज नॉट देयर। ए ने बी को बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया, जब बी पहुंचा तब ए उधर था ही नहीं। तो 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 बी ने क्या किया, ए पे केस डाल दी कि मेरा जो खर्चा हुआ जाने आने का उसका मुझे रिम्बर्समेंट चाहिए। तो इट इज अ सोशल नेचर, सो इट कांट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो ये टेनेबल है ही नहीं। टेनेबल मतलब टिकेगा कि नहीं कोर्ट में, इसे टेनेबल बोलते हैं। फिर इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट, नॉट वेग। इन द टर्म्स ऑफ द ऑफर्स आर वेग और इनडेफिनेट, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। ऐसी चीजें को एक्सेप्टेंस भी दे दिया ऐसे ऑफर को, तभी भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। फिर इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, जो हमने देखा ये लालमन शुक्ला और गौरी दत्त की केस में हुआ था, जहां गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट को जो लालमन था उसे भेजा कि अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए। देन ही अनाउंस दैट एनीबडी हु ट्रेस हिज नेफ्यू वुड बी एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड। फिर एल ने उसे ट्रेस किया। द बॉय इन इग्नोरेंस, एल को पता ही नहीं था कि ऐसी कुछ ऑफर है। Subsequently, when he comes to know of the reward, he claimed it. Held, he was not entitled to reward as he did not know the offer. क्योंकि उसने जाने के बाद ऑफर निकाली थी, तो इसे पता ही नहीं था। सो इस केस में ये ऑफर
मतलब वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, तो सो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन ही नहीं सकते। फिर चौथा टॉपिक हमने देखा था कि इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। द ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। ये तो हमने डेफिनेशन में भी कवर कर लिया था, डेफिनेशन किसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एड्रेस एंड नॉट मेयरली विथ अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। फिर पांचवा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इट मे बी कंडीशनल, एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफरर। फिर छठा पॉइंट हमने देखा था ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by the certain time, मतलब acceptance तूने communicate नहीं किया within certain time, the offer would be considered as accepted। ये नहीं हो सकता है। फिर सातवां पॉइंट हमने देखा तो ऑफर मे बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, ये तो हमने ऊपर ही एक्सप्लेन कर लिया। फिर आठवां पॉइंट हमने देखा तो ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, इसे भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। अब बॉय स्टार्ट्स, एग्जांपल पढ़ लो, अच्छे होते एग्जांपल। अ बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग अ कार as it stop on the traffic signal without being asked to do so. As in such circumstances, any reasonable man could guess that he expect to be paid for this. Here boy makes an implied offer. उसने कार क्लीन करना चालू कर दिया था सिग्नल पे जो रुकी थी। अब ये इंप्लाइड है कि वो कार साफ कर रहा है, इसका मतलब वो पैसे लेगा, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक इंप्लाइड नेचर की ऑफर हो गई थी। ओके ओके, यस और नो। अब हमें 9 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ना है। तो 9 पॉइंट ये बोलता है कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर, अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ प्रॉस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। इनका क्या बोलना है कि जो हम ऑफर पढ़ रहे हैं ना, ऑफर, ओके, ये चीज डिफरेंट है। देखो ये जो टर्म है ना, ये 9 पॉइंट जो है एक क्लैरिफिकेशन के तौर पे आया। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको लगेगा ये दोनों सेम ही तो है, इसमें नया क्या है, क्योंकि ये जो चीजें अभी 9th पॉइंट के अंडर हम पढ़ने वाले ऑलरेडी मैंने आपको सब बोल दिया है पहले ही। इन्विटेशन टू ऑफर पे अपना अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है, 2-3 बार अलग अलग ढंग से हुआ है, सारी चीजें को हो गया। सिर्फ एक बार इसे मैं वापस समझाता हूं क्योंकि टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया है, रिवीजन भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी और थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रहा भी होगा तो दूर हो जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं सर, ऑफर जो है ना ये अलग है, किन किन चीजों से अलग है, तो इन्होंने दिया है सबसे पहले मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इससे ऑफर अलग है। सेकंड, इन्विटेशन टू ऑफर। थर्ड, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फोर्थ, prospectus and advertisement। ये अब ये क्या बोलना चाहते हैं, अभी हमने जितना ऑफर देखे ना, तो हो सकता है कि नीचे जो 4 चीजें हैं वो अगर आपके सामने आ जाती है, क्वेश्चन में आ जाती है या रियल लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि ये 4 चीजें अपने सामने आ जाती है, तो अपन इसे गलती से और ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ फुल नॉलेज हम इसे ऑफर कह सकते हैं। हमें लग सकता है कि ये ऑफर ही है, फिर किसी ने इसको एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, माइंड हो जाएंगे। पर हमें ऑफर को नीचे दिए गए चारों थिंग से अलग रखना पड़ेगा, चारों टर्म से अलग रखना पड़ेगा। सर मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन मतलब क्या है? हो सकता है कि मुझे मेरी कार बेचनी है,
और मेरे सामने एक बंदा बैठा है, तो मैं उसे बोलता हूं कि यार यार ये कार जो है ना मेरे घर पे खड़ी खड़ी सड़ रही है, इसका कोई यूज ही नहीं है, मुझे इसे बेचने का है यार। 10 लाख अगर प्राइस आ जाती है, अच्छी चीज। उसने क्या किया, मेयर स्टेटमेंट दिया इंटेंशन का कि उसे बेचनी है। उसने ऑफर दी क्या कि तू खरीदना चाहता है क्या, मैं तुझे बेचना चाहता हूं, तुझे खरीदनी है क्या? नहीं हुआ। फिर सेकंड थिंग, इनविटेशन टू ऑफर, जो मैंने मॉल का बोला था, आपको एग्जांपल दिया था कि टी शर्ट लगा है, उसकी प्राइस है 899, उन सारी चीजों का डिस्कशन हो गया। फिर मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वही चीज है, मेयर स्टेटमेंट इंटेंशन रहो, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रहो। उसने कम्युनिकेट किया मुझे बेचनी है मेरी कार, इट इज नॉट ए ऑफर। फिर प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट, इससे भी ऑफर अलग चीज है। हो सकता है कि मैं पेपर में एडवर्टाइज कर दूं कि मुझे कार बेचनी है, इंस्टाग्राम पे रील चला दूं मुझे कार बेचनी है। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने पब्लिक को ऑफर दे दिया और जो जिसको चाहिए वो आके मेरी कार परचेस करके लेके जाए? बिल्कुल नहीं। मैंने एडवर्टाइजमेंट इसलिए किया, मेरा इंटेंशन उसके पीछे यह था कि सामने से लोग आके मुझे ऑफर करे कि हमें एक कार खरीदना है, हमें एक कार दे दो, ये हमारे ऑफर है। फिर आप डिसाइड करो ना एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है। ये थोड़ी होता है कि इंस्टाग्राम पे एड्रेस डाल दिया और सामने वाले की रिक्वेस्ट आ गई और आपको ये बेचना कंपलसरी हो जाएगा। नहीं होगा ना, सीधी सी बात है। तो चलो बेयर एक्ट में क्या दिया है इसे हम पढ़ते हैं। अच्छा, उसके पहले एक एग्जांपल दिया है बेयर एक्ट में, वो मैं आपको समझाता हूं। क्या हुआ ना, एक बंदे का था शॉप, उसने सोचा इसे हम ऑनलाइन लेके जाते हैं, तो उसने टेलीग्राम पे उसकी मार्केटिंग चालू करनी शुरू कर दी, एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया। अब एक ने बंदे ने उसको क्वेश्चन भेजे, 2 क्वेश्चन डाले इंस्टाग्राम पे। हाय, आई एम वरुण एंड आई वांट टू नो अबाउट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको ये प्रोडक्ट मुझे बेचना है क्या, आर यू विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट? Second question, and if yes, what is the minimum price will you quote for that product? सबसे कम कीमत क्या आप कोट करोगे उस चीज को बेचने के लिए? तो उसने रिप्लाई किया कि मैं $900 मिनिमम लूंगा। तो वो बोला कि यस गॉट इट, और मुझे ये एक्सेप्ट है और मुझे बेचो। वो बोलता है नहीं, अब मुझे बेचना नहीं है, मैं तो मिनिमम का कोट किया ना 900, मैं तो 1200 में बेचूंगा, 1300 में बेचूंगा, 900 में नहीं बेचना है। वो बोलता है नहीं नहीं, अब तो हो गया, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, 900 का तुमने भी बोला, मुझे भी 900 में खरीदना था। तो ये मैटर चला गया कोर्ट के पास। तो कोर्ट ने वही बोला कि ये जो चीज हुई ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई कि मेरा ऐसा स्टोर है, ये सारी चीजें मैं बेचता हूं और कम से कम मैं 900 रुपए कोट करता हूं। क्या ये मैंने किसी को ऑफर दी, ऐसा इंटरप्रिट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी भी ये मेरे पे निर्भर करता है कि मैं बेचूं या ना बेचूं। हाँ, सामने से आई वाली रिक्वेस्ट, समझो मैंने जो एडवर्टाइजमेंट करी टेलीग्राम पे, वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है ना, कि तुम इन्विटेशन दो, फिर आप बोलो कि मुझे 900 में खरीदना है, 1200 में खरीदना है, मेरी इच्छा है, क्या आप बेचना चाहते हो? अगर मैं बेचना चाहता हूं, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हाँ बोल के लिखता था, तो उसका मतलब हो जाता था कि मैंने उसे एक्सेप्ट किया है, यस और नो। ओके, वही सेम एग्जांपल है, अभी फटाफट उसे कंप्लीट करेंगे। 9 पॉइंट में अंडर सब टाइप्स 3-4 है, बट कुछ अलग नहीं है, वो आपको पहले से मालूम है क्या हमें यहां पे पढ़ना है। देखो, तो पहले अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, अ फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम ओनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी इज अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। क्या धोखा हो गया बच्चे के साथ। पिताजी ने कह दिया, लिख डाला कि मैं तो मेरे बच्चे को ये सारी जायदाद देना चाहता हूं। बच्चे को एकदम से अंदर से खुशी हुई, बच्चा सब तरफ दौड़ने लगा। पूछा किसी ने क्यों दौड़ने लगा? उसने बोला कि मैं बे पूरे साम्राज्य का मैं मालिक बन चुका हूं, राजा बन चुका हूं। वो बोले कैसे क्या? बोले मेरे पिताजी ने ये सारी चीजें मुझे देने का ऑफर दिया है, मुझे लिखा है कि मैं करना चाहता हूं और मैंने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब तो हम एग्रीमेंट में आ गए, अब तो ये सारी चीजें मेरे नाम पे होनी ही चाहिए। क्या
ये ऑफर थी उसके फादर की तरफ से या सिर्फ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन था? बट ऑब्वियस सी चीज है, इट इज जस्ट अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कल होके पिताजी बोल सकते हैं कि मुझे नहीं देनी है, तो क्या बच्चा उनको कोर्ट में लेके जाएगा, कोर्ट में बुलाएगा कि चलो हम कोर्ट में मिलते? अरे बाप है वो तुमको दूसरे दिन घर पे आने नहीं देगा, घर अभी भी उसके नाम पे। फिर सेकंड चीज जो हमने देखी, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आंसर टू अ क्वेश्चन। वही जो केस मैंने आपको अभी बोला, वही केस लॉ हुई थी हार्वे वर्सेस फैसी 1893 इस ईयर में, सेम हुआ था। इन दिस केस प्राइवी काउंसिल जो काउंसिल था उसने कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया ऑफर से। हुआ यह था, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब क्या, जो केस डाल रहा है उसे क्या बोला जाता है, प्लेंटिफ। जो कोर्ट में किसी को खींच रहा है उसे क्या बोला जाता है, प्लेंटिफ। अच्छा, जो सामने वाला बंदा है जो खुद को डिफेंड कर रहा है, जो बोल रहा है कि इसने मेरे ऊपर जो केस डाला वो असल में केस बनता ही नहीं, मैं तो गुनहगार हुई नहीं, तो उसे बोला जाता है डिफेंडेंट। तो ये चीज आगे आएगी, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। सो प्लेंटिफ ने क्या किया, केस डाली डिफेंडेंट के ऊपर, यही बोल के कि मैंने उसको टेलीग्राम पे मैसेज करे थे। क्या मैसेज करा था, क्वेश्चन भेजा था, विल यू सेल अस अ बम्पर हॉल पेन? एंड सेकंड क्वेश्चन ये था, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। अब डिफेंडेंट ने क्या किया, बोला लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज €900। ये देखो, अब इसने कहीं पे भी इसका आंसर किया क्या, विल यू सेल अस अ बम्पर हॉल पेन? एंड टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस, तो उसने सिर्फ ये किया कि लोएस्ट कैश प्राइस उसकी क्या हो सकती है, ये इसने डाला, टेलीग्राफ किया। सो ये डालने के बाद प्लेंटिफ ने क्या किया, मैसेज डाला, वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट €900। अब पाउंड है ये, मैं यूरो बोल दिया, पाउंड है। However, the defendant refused to sell the property at the price. समझ में आया, उसने रिफ्यूज कर दिया, इसलिए केस डाली। काउंसिल का यही मानना था कि आपने जो क्वेश्चन पूछे और उसका डिफेंडेंट ने जो रिप्लाई दिया, वो ऑफर एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता, इस कैटेगरी में बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दी कि हम सबसे लोएस्ट 900 में उसे बेचते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि इसने ऑफर आपको दी कि मुझे 900 में बेचने की इच्छा है, कि आप लोगे? फिर अगर वो हाँ बोलता तो फिर ऑफर एक्सेप्टेंस, तो फिर एग्रीमेंट बनता था। समझ में आ रही है ये केस, यहाँ पे ये हुआ ही नहीं है। तो ये जो डिसीजन था ये और एक केस में फॉलो हुआ, जिस केस का नाम था मैकफेरसन वर्सेस अपन्ना 1951। सेम चीज हुई थी। फिर यहां पे हम थर्ड चीज देखते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट अ ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ अ प्राइस इज नॉट अ ऑफर। वही चीज मैंने आपकी बोली थी, मॉल में टी शर्ट, याद करो एग्जांपल। बस मैं अब एग्जांपल लूंगा नहीं, क्योंकि आपको एग्जांपल अब दिमाग में छप गया आपके। कोटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इट ऑफर। एग्जाम्पल 49, ये जो केस हुई थी हरवे वर्सेस फैसी, इसमें ये हुआ था। ये केस डिस्कस की नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो, ये सिर्फ रेफरेंस दिया है आपको कि ऐसे कुछ तो भी केस थी। सो आप इसे गूगल कर सकते हो, देख सकते हो, पर इसका कंक्लूजन एट द एंड यही निकलेगा कि जो हम एग्जाम्पल डिस्कस किए अब तक मॉल का वगैरह, सिर्फ इसी पैटर्न में ये केस हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल 49, द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सर्टन गुड्स ऑन लिस्टेड प्राइस, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। भाई मैंने बोला, जब प्राइस किसी इस पे लिखी हो तो इट इज नॉट अ ऑफर, इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। यस और नो? ओके। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू बिजनेस। अरे क्या है, हाँ,
In case of invitation to make an offer, the person making invitation does not make an offer, rather invites the other party to make an offer. वापिस पढ़ो, देखो ये इंग्लिश लाइन आप पढ़ोगे ना तभी भी आपको इसका मीनिंग जो है ना वो पता चल जाएगा. In case of invitation to make an offer, the person making invitation does not make an offer, rather it invites the other party to make offer. वही मॉल के केस, वो थोड़ी ऑफर दे रहा है, वो तो टी शर्ट लगा के प्राइस कोट किया उसने, ये तो इन्विटेशन टू ऑफर है. तो ये इसलिए उसने लिखा कि आगे से कोई बंदा आके उसको ऑफर दे, उसको तो ये इंटेंशन था, इसके लिए लिखा. तो इसका एग्जांपल दिया है, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. ठीक है. When goods are sold through auction, the auctioneer does not contract with anyone who attends the sale. जो ऑक्शन मैंने कल बोला आपको, ऑक्शन कैसे होता है, वही एग्जांपल है. ऑक्शनियर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, जितने भी लोग सेल के लिए आए उनके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. द ऑक्शन इज ओनली एडवर्टाइजमेंट टू सेल, बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल, दो पर्सन हु हैव कम टू द ऑक्शन मे हैव इंटेंशन टू परचेस. समझ में आ रही है बात. भले ही एटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल, ये सेल के लिए नहीं है, इसके बावजूद भी जो लोग आए वाले वो तो उसे परचेस करने के लिए आते हैं ऑक्शन को, तभी भी ये आइटम सेल के लिए है ऐसा नहीं माना जाता है. तो ये डिसीजन हुआ था हैरिस वर्सेस निकर्सन के केस में. और ये चीज है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये 10 पॉइंट. एंड अब यहां से डिस्कशन चालू होता है इन्विटेशन टू ऑफर का, जो डिस्कशन हमने बहुत पहले से कर रखा है, बहुत अच्छे से हमें अब डिफरेंस मालूम है इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच में क्या डिफरेंस है. अभी ये टेक्स्ट पढ़ना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तौर पे रह चुका है, कोई इसमें नई चीज नहीं है, आप भी इसे घर पे पढ़ सकते हो. पर जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट दी है कि सारी चीजें मैं ही करवाऊंगा, तो इसे ये बेयर टेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे, इसे वापस समझने की भी कोशिश करेंगे. फिर मैं जो पीछे पॉइंट वो मैंने स्टार करा था उस पॉइंट में भी लेके जाऊंगा. पर ये सारी चीजें होगी बेटा कल. आज लेक्चर बहुत बड़ा वैसे भी हो चुका है, इसलिए अब ये इन्विटेशन टू ऑफर हम कल देखेंगे. अब कुछ ऑफर में यहीं पे खत्म हो जाता है, फिर ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी देखेंगे, ये डिफरेंस आ सकता है पेपर में. फिर कल हम करेंगे एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को पूरा खत्म कर देंगे कल. ठीक है. और अगर टाइम मिलता है तो फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को भी खत्म करेंगे. ये कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक्स अभी बचे. ओके. तो और एक 3 से 4 दिन लगेंगे ये यूनिट खत्म होने के लिए. ये पहला यूनिट सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है. ये यूनिट पे अगर कमांड आपकी आ जाती है ना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके मुट्ठी में. इसलिए आपको अभी लग रहा होगा कि ये यूनिट बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ही ज्यादा इसमें पेजेस है, अगले यूनिट में इतने नहीं है. पर इसमें जो जो हम पढ़ रहे हैं ना वो अगले यूनिट में लिंकिंग होती जाएगी उसकी. इसलिए ये यूनिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग करो, उस पर ग्रिप बिठाओ इस यूनिट पे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश वर्ड जैसे के वैसे आने चाहिए, लीगल लैंग्वेज जैसे के वैसे आनी चाहिए. मेरा सिर्फ आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वो आपके अंदर जानी चाहिए. आपको कोई भी केस सामने आए तो आपको फटक से बोलते आना चाहिए कि इसमें जजमेंट क्या पास हो सकता है, ये सारी चीजें क्या है, ये ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, अच्छा ये ऑफर नहीं है तो ऑफर क्यों नहीं है, ये एग्रीमेंट है, अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो ये एग्रीमेंट कैसे क्यों बन नहीं पाया, वो दिक्कत आपको पता होनी चाहिए. फिर इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी चीज मिसिंग है, इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, वॉइड बनेगा, वॉइडेबल बनेगा, इलीगल बनेगा या अनएनफोर्सेबल बनेगा. क्या ये सर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस है, क्या सर ये कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड है, सर एक्सप्रेस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल है या रिटर्न है, सर परफॉर्मेंस के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी में भी बायलैटरल है या यूनिलैटरल है. ये सारी चीजें ना
अब आपको एक मतलब आपका एक ग्रिप बैठना चाहिए इन सारी चीजों पे, आपको फटाफट सारी चीजें याद आनी चाहिए। ये यूनिट खत्म करने के बाद 2 से 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूं, आपको इस यूनिट पे ग्रिप बिठानी है। इसलिए आपको क्या करना है, अब तक जितना भी पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करो। अब ये यूनिट खत्म होने के बाद हम इसके रिवीजन वीडियो भी डालने वाले हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी फटाफट रिवाइज करने में। फिर हम इसमें जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो एमसीक्यूज लेंगे, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 से 3 क्वेश्चंस की हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपको ये पता तो चलना चाहिए ना, कितना भी आपको ये आया समझो तो लिखना कैसे ये पता चलना चाहिए। इसलिए हम इसके राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। इसलिए आप जुड़े ही रहिए चैनल के साथ, इस चैनल को फॉलो करिए, यानी जब भी वीडियो आएगा, जब भी कुछ अपडेट्स आएंगे, आप तक ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू।